चलिए बच्चों, सो इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर्स को हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रियल नंबर्स इन C++। अब रियल नंबर्स को डिस्कशन करने का तरीका क्या होता है ना, हम लोग रियल नंबर को जब डिफाइन करते हैं तो फ्लोट के लिए करते हैं, FLOAT, फ्लोट। फ्लैट लिख दिया था गलती से। फ्लोट जब भी मैं लिखूँ फ्लोट x, इसका मतलब हो गया कि x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, क्या ये इंटीजर नहीं होगा? जवाब है कि अगर आपने बोल दिया कि अगर x इंटीजर है, अगर आपने बोलना है कि जी x की वैल्यू ना 15 है, मान लीजिए x को हमने 15 देना है क्योंकि रियल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो मैं 15.0 करूंगा। सीधी सी बात यह है कि डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास में आ जाएगा। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था C++ में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, तो अगर मुझे जो रियल नंबर है, मेरा रियल नंबर काफ़ी स्मॉल है, उसको यूज़ करना है तो क्या होगा आपके पास में? हो सकता है मुझे बड़े रियल नंबर्स में डील करना हो, ठीक है, या फिर मुझे इससे बड़े में डील करना, तो हम लोग किस किस तरीके से काम कर सकते हैं? तो जवाब ये है आपके पास में, जवाब ये है बेटा कि लाइक आपके पास में इंटीजर, हम लोग यहाँ पे फ्लोट और या फिर हम लोग डबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो टाइप के यहाँ पे देखेंगे। जब आपको रेंज स्मॉल चाहिए, स्मॉल रेंज में काम करना, तो आप फ्लोट यूज करेंगे। जब आपको बिगर रेंज में काम करना है, तो आप लोग यहाँ पे डबल यूज करेंगे बेटा। ठीक है, स्मॉल रेंज डबल रेंज यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले इसे हमने प्रोग्राम किए थे, पहले इनकी एक बार देख लेते हैं साइज कितना है, कितने साइज तक आप लोग यहाँ पे इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो साइज के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था साइज ऑफ वाला, और साइज ऑफ इंटीजर्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए थे बेटा। मैं साइज ऑफ इंटीजर्स को यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम कमांड यूज करता हूँ, साइज ऑफ फ्लोट, FLOAT है फ्लोट एंड डबल। ये लिख दिया बेटा, ये मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए साइज ऑफ फ्लोट, FLOAT। तो फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे FLOAT लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट बेटा लॉन्ग डबल का भी कंसेप्ट है, मैं शायद लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट भी शायद इसमें है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं अपने आपको वेरीफाई कर लेता हूँ। फ्लोटिंग वाला, हाँ, फ्लोटिंग के ये दो ही आपके पास में लॉन्ग डबल वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो फ्लोट लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों बच्चों, दूसरे में चाहिए मुझे डबल। लीजिए मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया, और डबल, डबल लिख दिया बेटा। और कभी कभी जब ज़्यादा बड़े नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें लॉन्ग डबल भी यूज़ होता है, तो मैं लॉन्ग डबल के लिए भी एक लिख देता हूँ। अगर ये लॉन्ग डबल कंपाइलर में नहीं है तो एरर दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता C++ में हम लोग। मैं यहाँ पे लॉन्ग डबल, जब आप काफ़ी बड़े नंबर के साथ में काम करना हो, तो आंसर होगा लॉन्ग डबल वाला। ठीक है बेटा, और ये सब आंसर बाइट्स में होंगे। चेक करते हैं कि आपके पास में क्या सीन होगा। मैं यहाँ पे एक सी आउट और लगा देता हूँ, ताकि ये बैक स्लैश हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड लाइन, ताकि आपके पास में इंटीजर्स का इनका अलग अलग हो जाए। मैं रन करता हूँ बेटा, एरर नहीं आनी चाहिए, रिक्वेस्ट है। एरर नहीं आई है बेटा, आप सिर्फ यहाँ पढ़ें। साइज ऑफ फ्लोट कितना आपके पास में 4 बाइट्स है, साइज ऑफ डबल कितना बेटा 8 बाइट्स है, एंड साइज ऑफ लॉन्ग कितना बेटा आपके पास में, लॉन्ग डबल वो भी आपके पास में 8 बाइट्स हो गया। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे कुछ इनके बाइट्स वगैरह कितने आपके पास में, क्योंकि चेक कीजिए जब भी नंबर को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज आपके पास में होता है ना कि मिनिमम कितने नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर कर सकते हैं। तो हर एक का आपके पास में साइज होता है। अब यहाँ पे बेटा दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई, आपका इंटीजर में भी तो 8 बाइट था, और यहाँ पे भी 8 बाइट है, तो क्या दोनों के सेम रेंज है? जवाब है नहीं। यहाँ पे हम लोग बेटा साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास में, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो सेव कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक लिखा है बेटा, ये डबल के लिए लिखा हुआ है। ये जो आपके पास में जो टास्क है, ये डबल आपके पास में कोई नंबर था जो कि डबल टाइप का था, और जिसका स्क्वायर करने पे नंबर आ गया। यहाँ पे अगर कभी किसी ने लिखा 1E, इसका मतलब होता है वो आपके पास में 1 × 1 तो आपके आ जाएगा। ई का मतलब 10 लीजिएगा आप लोग, 10⁻12। तो ये नंबर है बेटा जो कि आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें जो है, जो आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है बेटा, उस टाइप के नंबर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल का यूज करना है तो फ्लोट और डबल यूज करो, बड़े नंबर का करना है तो आप लोग यहाँ पे एक वर्डिंग जैसे बताया करते हैं लॉन्ग डबल, एक वर्डिंग आपके पास में यहाँ पे लॉन्ग डबल।
यहाँ पे इसका जो साइज था इसका मेरे ख्याल से 4 बाइट आया था, इसका आपके पास डबल का साइज आपके पास में 8 बाइट्स था, BYTES। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में बाइट्स था, ये हम लोगों ने सीख चुके हैं 2 नंबर से। क्लियर? एक चीज थोड़ा सा ध्यान देखना है, एक आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो वहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर से डील करते हैं, और वहाँ पे आपके पास में कंसेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ एरर का, राउंडिंग ऑफ एरर। ठीक है, और आपके पास में मशीन एप्सिलॉन एरर, इस तरह से कुछ नंबर्स आपके पास में आते हैं। एक्चुअली ये एरर्स क्या होती है, क्योंकि आपके पास में मेमोरी फाइनाइट होती है, मेमोरी फाइनाइट होती है, तो जब भी किसी नंबर को आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो आपके पास में इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, जैसे सपोज 1.7 के आसपास है, इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा आपके पास में। अब अगर इनफाइनाइट तक जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी तो फिक्स है ना, तो जो आपके पास में जो इन प्लेसेस पर आ सकता है उतना ही लेंगे, उसके बाहर को हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में बेटा आपके पास में राउंडिंग ऑफ एरर वगैरह का यूज हो जाता है। तो जब भी आप लोग फ्लोटिंग वगैरह में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमेशा आपके पास में एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, जो भी आप मैथ्स में पढ़ते, जवाब है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास में चेंजेस आपके पास में आ सकते हैं। क्या ये चीजें आपके पास में इंटीजर्स में भी है? बेटा इंटीजर्स में आपके पास में जब भी इंटीजर से डील करते हैं, वहां पे राउंडिंग ऑफ एरर नहीं होती है। ठीक है, वहां पे राउंडिंग ऑफ एरर नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा इनके प्लस और माइनस पॉइंट्स थे, इंटीजर्स के और दूसरे। एक बच्चों नेक्स्ट चीज है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, दैट इज द बूल एंड कैरेक्टर टाइप्स। जब भी आप लोग देखेंगे किसी वेरिएबल को बूल टाइप में डिफाइन कर दिया, बूल होता है बूलियन का। ठीक है, बूल किससे बना है बेटा? ये बना है बूलियन से। बूलियन अलजेब्रा आपने सुना होगा, जहाँ पे सिर्फ दो ही चीज होते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक होता है ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू को आप 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक होता है आपके पास में, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, और एक होता है फॉल्स, फॉल्स होता है 0। आपकी पूरी पूरी अलजेब्रा इनके थ्रू बनी है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्लियर? तो जब भी आप लोग बोलेंगे कि आपके पास में जो बूल है बेटा, बूल आपने एक्स डिफाइन कर दिया, इसका मतलब हो गया एक्स कैन टेक द वैल्यू 1 और एक्स कैन टेक द वैल्यू 0। 1 का मतलब हुआ आपके पास में ट्रू, 0 का मतलब हुआ आपके पास में फॉल्स। ठीक है, 1 का मतलब हुआ आपके पास में ट्रू, 0 का मतलब हुआ फॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा, बुलियन में हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। मैं दोबारा बताता हूँ, बुलियन टाइप का जो भी वेरिएबल होगा बेटा, वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। और ये चीज बताना, ये चीज याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई डाउट है बच्चों किसी को इस पे? आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, इससे ये समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक डेटा टाइप है आपके पास में। ये किसका यूज होता है? जस्ट सपोज आपने बोल दिया कि जी एक्स की वैल्यू 3 है, ये आपका इंटीजर टाइप का मान लीजिए, और आपके पास में बेटा एक और इंटीजर ले लिया आपने, वाई की वैल्यू आपने रख दी 4। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मेरा क्वेश्चन है बेटा। तो जवाब है आपके बोलेंगे नो। अब इस चीज को अगर आपको C++ में राइट करना हो तो कैसे करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे डबल इक्वलिटी, डबल इक्वल साइन यूज करेंगे। डबल इक्वल का मतलब क्या है? ये कंपैरिजन करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल हो गया, अगर ये इक्वल है, तो बेटा 1 आउटपुट देगा। आउटपुट क्या देगा आपके पास में? 1। और अगर ये आपके पास में नॉट इक्वल है, तो आपके पास आउटपुट क्या देगा बेटा? 0। तो इस टाइप की जो वर्किंग होती है, जो कंपैरिजन टाइप का ट्रू या फॉल्स वाला, वो आपके पास में सब में बुलियन टाइप में ही आती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ही एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों इंट एक्स किया, जिसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे 3 असाइन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंट वाई कर देता हूँ, की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 असाइन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सी आउट करके मुझे बताया जाए एक्स की वैल्यू इक्वल है कि वाई के? नहीं, नहीं है। एक्स इक्वल टू वाई है, ये मेरा क्वेश्चन है बेटा। तो इज इट इक्वल टू और नॉट? तो मैं डबल इक्वल टू बाई डिफॉल्ट ले लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वैल्यूज आपके पास में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। डबल इक्वल टू दोबारा बता रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए यूज होती है। क्या आउटकम आएगा? एक्स इक्वल टू वाई, ये बता दीजिए।
ये आउटकम बता दीजिए, जो भी आएगा वो आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर आ रही है बेटा, ओवरलोडिंग है यहाँ पे, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है क्या? लेट मी जस्ट चेक। गड़बड़ तो वैसे दिख नहीं रही है, फिर भी ब्रैकेट ले लेता हूँ बाई चांस। हाँ बस बेटा, ये एरर यहाँ पे खत्म हो गई है, राइटिंग स्टाइल में शायद इशू था बस। और यहाँ पे चेक कीजिएगा, पहला आंसर जो आपके पास में आया है, यहाँ देखिए, x इक्वल टू वाई है, आंसर है 0, फॉल्स है। ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये इक्वल नहीं है। ठीक है। आपने कहा इसके अलावा भी कोई ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कंपैरिजन टाइप का, जहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपके पास में दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू। अब मुझे बताओ देख के, एक्स की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल टू है? जवाब है हाँ, एक्स की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू है बेटा। लेस देन इक्वल टू वाई है कि नहीं है? 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए इस बार। इसमें ट्रू आना चाहिए। ट्रू का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ देखो, 1 आएगा आपके पास में। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि क्या आपके पास में आंसर आएगा, क्या आपके पास में आंसर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ बच्चों, बिगर देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपके पास में बिगर देन इक्वल टू यूज कर लेता हूँ बच्चों। तो मुझे उम्मीद है चलना चाहिए, वरना तो एरर देगा आपके पास में। ये दीजिए आपके पास में, एक्स इज बिगर देन इक्वल टू वाई, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट? जवाब है नहीं है। तो जब भी आपके पास में आंसर 0 1 0 1 टाइप में आएगा, तो वो आपके पास में क्या आएगा? वो आपका बुलियन टाइप का होगा बच्चों। क्या होगा आपके पास में? बुलियन टाइप का। तो हम लोगों ने यहाँ पे बुलियन टाइप हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, डेटा टाइप्स किस किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स में यूज किए हैं। तो इसके अलावा बेटा एक और आपके पास में डेटा टाइप है, जैसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर में यहाँ पे मैं बताऊंगा, सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगला जो डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे दैट इज कैरेक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास में जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो आपके पास में कैरेक्टर है बेटा। कैरेक्टर में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपने कैरेक्टर एक्स लिख दिया, तो बेटा एक्स की वैल्यू सिर्फ सिंगल कैरेक्टर में होगी आपके पास में। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, विद सिंगल कोटेशन आपने लिखा है तो सिर्फ 1 ही प्रिंट होगा बेटा, और कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे सपोज इन्होंने ए लिखा हुआ है, ए को डबल कोटेशन लिख दिया, तो बेटा ये आपके पास में इनकरेक्ट जाएगा। ये आपके पास में इनकरेक्ट जाएगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है क्या बोलते हैं कैरेक्टर, एक होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप किसी का भी नाम वगैरह सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है। मैं यहाँ पे दो तीन चीजें आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, और उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे आगे जाके। यहाँ बेटा मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा कुछ चीजों पे। नोटिस दैट ए सिंगल कैरेक्टर इज एनक्लोज इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में आपको सिंगल कैरेक्टर आपने यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा आपके पास में। गलती से अगर आपने ये कर दिया, डबल कोटेशन में कर दिया, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो आपके पास में कैरेक्टर नहीं है आपके पास में। ठीक है। बिकॉज एक्स इज अ टाइप कैरेक्टर, और ये आपके पास में एरे होता है, और एरे में बेटा हम लोग ने यहाँ पे अभी तक काम नहीं किया है, आगे जाके चैप्टर नंबर 14 में काम करेंगे इसमें, जब हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में बात करें, जब किसी का नाम भी हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास में एक डेटा टाइप अलग से हो गया। अब बस ये और बता दो कि इनका साइज क्या है, क्योंकि हर एक जो डेटा है उसका साइज मैटर करता है। तो साइज देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो साइज के लिए ये जो पोर्शन है मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे बच्चों आपके साथ में साइज ऑफ, लीजिए, मुझे यहाँ पे चाहिए साइज ऑफ कैरेक्टर एंड बोल, दोनों का साइज बताना है। किसका बताना बेटा? कैरेक्टर का साइज बताइए, सिर्फ एक ही नंबर लेता है ना, सिर्फ एक ही नंबर लिया आप लोगों ने और कुछ लिया ही नहीं आपके पास में। ठीक है। ऐसे आपके पास में बोल टाइप का है, और बोल टाइप में क्या क्या आपके पास कितना साइज यूज करेगा वो हमें जानना है। मैं इसे करता हूँ बच्चों, प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने पे मुझे क्या मिलता है यहाँ पे चेक करके होती है। कैरेक्टर का जो साइज है वो आपके पास में 1 बाइट का है। बोल का साइज बेटा वो भी आपके पास में 1 बाइट का है। सो इन टोटल अगर मैं यहाँ पे समरी के बारे में बात करूं,
तो समरी कुछ मेरे पास में ऐसी आ रही है, मैं यहाँ पे समरी आपके पास में दिखा देता हूँ। किस किस का डेटा टाइप क्या है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेटा। मेरे इस VS कोड में जो टोटल साइज है बेटा, हम लोगों ने जब तक देखे हैं, शॉर्ट का जो साइज है वो आपके पास में 2 बाइट्स है, इंट का 4 बाइट्स है, लॉन्ग का 4 बाइट्स है, लॉन्ग लॉन्ग का 8 बाइट है। ये चारों के चारों बच्चों इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है। उसके बाद में ये कैरेक्टर तो आपके पास में अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे गलती होगी, बोल टाइप का डेटा टाइप क्या था बेटा? बोल का डेटा टाइप क्या था हमारे पास में? 1 था बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 4 नहीं आ रहा, बोलियन का डेटा टाइप जो 4 लिखा 4 नहीं आ रहा, हमारे पास में ये डेटा टाइप आ रहा 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये बुक से लिया है, तो इसका मतलब ये जो डेटा टाइप का साइज है ये आपके पास में कंप्यूटर डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। ये हमारा 1 आया है। साइज ऑफ फ्लोट हमारे पास में बिल्कुल सेम आया है, 4 ही है। साइज ऑफ डबल भी हमारे पास में 8 आया है, एंड साइज ऑफ लॉन्ग डबल भी हमारे पास में 8 बाइट आया है। बाकी सभी हमारे पास में सेम है बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये आपके पास में कंप्यूटर डिपेंडेंट होता है, तो ये आपके पास में अगर कंप्यूटर डिपेंडेंट है, हो सकता है आईडी डिपेंडेंट भी हो। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन डिपेंडेंट है, क्योंकि बुक में भी दो दो कंप्यूटर से अलग अलग वर्जन आए हुए हैं। VS कोड के थ्रू जो वर्जन आया वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। अब हम लोगों के यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इंटीजर के साथ में काम करते हैं, तो आपके पास में मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ये मैं बता सकता हूँ। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपके पास में मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके पास में इंट का जो साइज था वो आपके पास में 4 बाइट्स था, दैट वाज इक्वल टू 32 बिट्स, ये हम लोगों को पता है ना। और 32 बिट्स के हिसाब से आपके पास में जो मैक्सिमम नंबर था बच्चों, वो 2 टू द पावर 31 - 1 था, और जो मिनिमम नंबर था वो -31 था। ये आपके पास में सिचुएशन थी। अब जैसे आपने यहाँ तक सीखा है, तो जो बाकी फ्लोट है या डबल है, इनकी भी तो कोई रेंज हो सकती है, नहीं हो सकती? इनकी रेंज क्या होगी, इनकी रेंज कैसे निकालेंगे बेटा? तो हमारा दूसरा टास्क यही है कि हम लोग बाकी की रेंज भी बताएं, कि बाकी का भी साइज जब फाइनाइट है, तो सारे नंबर थोड़ी ना फीड कर सकते हैं, कुछ रेंज तक कर पाएंगे। वो रेंज क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन करना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोबारा से, इंट का आपके पास में 4 साइज था, आपके पास में स्पेस था। तो इंट जो वेरिएबल है वो आपके पास में होल्ड कर सकता है नंबर इन बिटवीन 2 टू द पावर 31 नेगेटिव साइन से पॉजिटिव 2 टू द 31 - 1 तक। ऐसे ही आपके पास डबल का साइज कितना, 8 बाइट है, तो उसकी रेंज भी यही होगी? नहीं, उसकी रेंज अलग होगी। रेंज क्या होगी, रेंज बता दो बस, ठीक है भाई। आप मुझे ये बताइए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी ये तो अलग है, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है आपके के पास में। ये सब चीज़ थोड़ा सा बताइए क्या क्या आपके पास में हो सकती हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम नंबर आपको बताएंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक हेडर फाइल, सॉरी हेडर फाइल नहीं, CPP फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। और ये आपके पास में प्रोग्राम नंबर आपके पास में बेटा है, ये है 2.4 है आपके पास में। और ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को। .cpp क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये आपके पास में 2.4 आपके पास में प्रोग्राम नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करेगा आप जो। अब बेसिक प्रोग्राम लिखो पहले तो। बेसिक प्रोग्राम हमने कल भी सीखा था, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम था, ये बेसिक प्रोग्राम है आपके पास में बच्चों। ये लिख रहा हूँ, नेम स्पेस std, ये बेसिक प्रोग्राम यहाँ तक का लिख दिया बेटा। गलती कर दी, इंट मेन लिखना चाहिए था, फंक्शन। और उसके बाद में मैंने कहा था किसी प्रोग्राम को लिखेंगे तो ये बेसिक प्रोग्राम होगा। अब बच्चों, इन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में हमने क्या क्या सीखा था? इट इज ए हेडर फाइल जहाँ पे सी आउट था, सी इन था, बाकी सभी आपके पास में थे, क्लियर। अब मुझे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना कि, मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन कौन सी हेडर फाइल होंगी बेटा? पहली हेडर फाइल ये याद रखने की जरूरत है आपको, इंक्लूड सी लिमिट्स। यहाँ चेक कीजिए, ये सी लिमिट क्या करती है आपके पास में, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज जो भी आपके पास में हो सकता है, कोई भी इंटीजर का,
किसी भी इंटीजर का मैक्सिमम मिनिमम ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है वैल्यू के टर्म में। ऐसे फ्लोट का बताओ, तो फ्लोट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड यहाँ पे होगा सी फ्लोट, FLOAT, सी फ्लोट यहाँ पे। ये क्या करती है बेटा, ये आपको बताती है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ रियल नंबर का साइज बताएगी, मैक्सिमम मिनिमम आपके पास में क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मतलब किस मेथड से हम लोग इसे डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग क्या मैक्सिमम साइज होगा वो किस तरीके से लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट से पहले सबसे पहले मैं इंटीजर्स के लिए काम करता हूँ, INTEGR, इंटीजर्स के लिए काम करता हूँ। इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो मैंने बताई है वो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो बताइए। तो यहाँ बच्चों सी आउट हो आपके पास में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इंटीजर में बहुत सारे थे ना आपके पास में, शॉर्ट, एक शॉर्ट टाइप का भी था आपके पास में, लीजिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कॉलन लिख देता हूँ स्पेस, और यहाँ पे होगा शॉर्ट इज एन इंटीजर टाइप, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, आंसर चेक कीजिएगा कैपिटल लेटर्स में, SHRT शॉर्ट मैक्स, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, ये हुआ बेटा आपके पास में एंड लाइन। तो शॉर्ट में आप मैक्सिमम इतना रख सकते हैं बेटा, और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू, मैक्स की जगह बस यहाँ पे मिन हो जाएगा, चेक कीजिएगा। आपने शॉर्ट का बता दिया, ठीक है। शॉर्ट के बाद में फिर दूसरा कौन सा था, इंटीजर टाइप का था, भाई इंटीजर टाइप का था ना आपके पास में, तो लिख दीजिए। फिर मुझे ये चेक करना है कि इंटीजर के बारे में बताओ, तो इंटीजर की INT वाला, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, यहाँ पे शॉर्ट की जगह हो जाएगा इंट, ये INT, इंट मैक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में इंट मिन, INT, इंट मिन, इंट मैक्स इंट मिन से आपके पास में इंटीजर का मैक्सिमम मिनिमम आपके पास में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरा आपके पास में इंपॉर्टेंट है, कौन सा था इंट के बाद में, वो था आपका लॉन्ग टाइप का इंटीजर, तो लिखिए लॉन्ग। तो यहाँ पे आपके पास में जो इंट होगा उसे लिखेंगे लॉन्ग वाला बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा लॉन्ग, LONG लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे होगा बच्चों लॉन्ग। तो ये कितने नंबर सेव कर सकते हैं उन सब का डेटा हमारे पास में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे गलती हुई बेटा, क्योंकि गलती होने पे एरर आग दिखा रही थी यहाँ पे, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे इनकी डेफिनेशन थी, क्लियर। एक आपके पास में लॉन्ग भी तो था, लॉन्ग लॉन्ग वाला, डबल जो लॉन्ग लॉन्ग वाला लिखा हुआ था वो भी तो था ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल लॉन्ग लिखना चाहिए मुझे, लॉन्ग लॉन्ग। तो लॉन्ग लॉन्ग के लिए बेटा यहाँ पे LL लिखा हुआ है, ये कमांड है यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ बेटा LL। तो ये सभी चीजें जो शॉर्ट मैक्स है, शॉर्ट मिनी कहाँ डिफाइंड है, ये आपके पास में सी लिमिट्स में डिफाइंड है। एक काम करते हैं, इसे रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है क्या हमारे पास में। जवाब नहीं आ रही, यहाँ देखिए शॉर्ट के मैक्सिमम इंटीजर क्या रख सकते हैं शॉर्ट में, 3 to 7 मिनिमम -3 to 7 6 8, ऐसे इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, लॉन्ग में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, और बेटा आपके पास में जो लॉन्ग लॉन्ग है उसमें क्या रख सकते हो। देखने वाली बात है, ये दोनों वैल्यू आपके पास में सेम ही है, ये दोनों वैल्यू आपके पास में सेम ही है, ऑब्जर्वेशन को चेक कीजिए। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये पता लग गया होगा कि हम लोग किसी भी टाइप के डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और जरा चेक कीजिएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये हैश डिफाइंस है -3 to 7 6 8, वही आपके पास में -3 to 7 6 8 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ये तो हुआ बच्चों इंटीजर वाला, ये काम हम लोग फ्लोट के साथ में भी तो कर सकते हैं ना, डेसिमल, तो डेसिमल वालों के साथ में, बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, और एक और मैं बीच में यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूँ ताकि बीच में गैप दिख जाए। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट के लिए, फ्लोट एंड डबल, फ्लोट एंड डबल के लिए हम लोग बात करेंगे बेटा। अब बात करने के लिए हमारे पास में है क्या, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ बेटा, कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ पे से पेस्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट FLOAT, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना स्टोर कर सकता हूँ फ्लोट में,
वो जानना है। तो बच्चों उसके लिए कमांड क्या है आपके पास में, यहाँ पे बच्चों SHRT की जगह हम लोग लिखेंगे FLT। FLT स्टैंड फॉर फ्लोट। और यहाँ पे बेटा SHRT की जगह लिखेंगे हम लोग FLT, ये आपके पास में आ गया फ्लोट। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, तो फ्लोट काला आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे फ्लोट किया तो हम लोग डबल भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं डबल। डबल में कीजिए, यहाँ पे गलती होगी, शायद C नहीं लिखा था, हाँ अब वो गलती क्लियर हो गई, एरर आ रहा था वहाँ पे। मुझे यहाँ पे चाहिए डबल, DOUBLE, और यहाँ पे भी बच्चों DOUBLE डबल लिखा हम लोगों ने। अब डबल के लिए बेटा जैसे FLT लिखा था ना, FLT के यहाँ पे आ जाएगा DBL, और ये भी आपके पास में आ जाएगा बच्चों आपका DBL। इस तरह से आपके पास में डबल की मैक्सिमम वैल्यू और फ्लोट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों आपके पास मिल गई। लेट मी जस्ट ट्राई द प्रोग्राम। यहाँ चेक कीजिए, आप लोग फ्लोट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा देखो, 3.40282 इंटू E⁴ कितना लिखा, 38। यहाँ पे इस चीज़ को समझने की जरूरत है बेटा, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, इस चीज़ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। ये नोटेशन समझना, लिखा क्या है आपके पास, बताना क्या चाहते हैं। अगर इन्होंने पहला नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3.40282 है इंटू 10⁻38। इतना बड़ा नंबर आप लोग ले सकते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में कितना ले सकते हैं बेटा, 1.17549 इंटू E⁻38। सॉरी, इससे भी बड़ा नंबर आपको चाहिए तो आप चले जाइए डबल में। यहाँ देखिए डबल में कितना कह रहा है बेटा, 1.79, जो कुछ भी है पीछे लिख दीजिएगा। 10⁻, ई की जगह 10 लिखना चाहिए था मुझे, है 10⁻, बच्चों 308 है। ये कितना बड़ा नंबर होगा आपके पास में, जिससे आप लोग डबल की तरह ये जो C++ है वो आपके पास में होल्ड कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है। क्लियर बच्चों, आई होप यहाँ तक का कोई डिफरेंस नहीं होगा और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कोई डाउट यहाँ तक का, किसी का भी? ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि हमने लॉन्ग डबल के बारे में नहीं देखा, तो एक बार लॉन्ग डबल भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि लॉन्ग डबल में भी वैसे स्पेस तो सेम ही था। देखते हैं इनमें क्या होगा। एक था बच्चों लॉन्ग डबल था, जिसका मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों को चाहिए था। तो लॉन्ग डबल की डेफिनेशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे LDLB लिख दिया हम लोगों ने। अगर यहाँ पे इस कंपाइलर में नहीं चलेगा, हो सकता है कुछ चीज़ें डिफाइन ना हो तो एरर दे देगा बस। तो बच्चों लॉन्ग डबल आपके पास में यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम ही, जो कि डबल दे रहा है वही दे रहा है। इसका मतलब ये आपके पास में रेलेवेंट नहीं है, ये आपके पास में रेलेवेंट नहीं है। VS कोड में तो दोनों का, डबल का और लॉन्ग डबल का बच्चों जो रेंज है वो दोनों सेम ही आ रहे हैं हमारे पास में, तो इसका कोई रेलेवेंस हमारे पास में नहीं है। एक और चीज बच्चों जो रहती है, उससे मैं दोबारा से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा। एक होता है बच्चों एप्सिलॉन, यही लिखा है एप्सिलॉन, कहीं और लिखा है, हाँ यही लिखा है। एक वर्डिंग यूज करते हैं बच्चों, एप्सिलॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे एप्सिलॉन, और मैं इसे यहाँ पे वर्डिंग यूज करूँ मशीन एप्सिलॉन, मशीन एप्सिलॉन। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, मशीन आपके पास में जो है, जो उसकी मेमोरी है उसमें फाइनाइट स्पेस होता है, और फाइनाइट स्पेस में स्टोरेज होती है बच्चों। ठीक है, तो स्टोरेज होते जैसे हमने डिस्कशन भी किया था कि √3 है, तो जब आपको इसे स्टोर करना होगा तो सीधी सी बात है, तो ये रैशनल नंबर है, तो कुछ फाइनाइट तक ही हम एग्जिट कर सकते हैं, कोई ना कोई एरर आपके पास में बची जाएगी। ठीक है, तो हर एक नंबर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो मशीन एप्सिलॉन बेसिकली करती क्या है, जस्ट सपोज आपका एक नंबर है, मैं यहाँ पे इंट यहाँ पे लिख देता हूँ, बट इंट नहीं लिखता, फ्लोट डेसिमल में काम करेंगे यहाँ पे। एक नंबर है फ्लोट टाइप का, ये लीजिए मैंने लिख दिया x, उसकी वैल्यू को 1 असाइन कर दिया, 1.0। अब क्वेश्चन वाली बात यह है कि वन से जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या हो सकता है, वन से जस्ट बड़ा नंबर आप मान लीजिए 1 + होगा, जो कि आप इस कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जस्ट सपोज आपका एक नंबर है 1.0, ये आपका फ्लोटिंग टाइप का नंबर है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर बिगर देन 1 दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो उस नंबर को मान लीजिए 1 + बी द नेक्स्ट नंबर।
आप पूछेंगे कि इस तरीके से तो काम नहीं चलता रियल नंबर्स में। वहां पे आपके पास में बिटवीन एनी टू नंबर्स देर आर इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स। वो रियल नंबर में ठीक होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे फाइनाइट मेमोरी है। ठीक है, तो फाइनाइट मेमोरी के केस में वो चीज़ नहीं हो सकती कि हम लोग इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स करेंगे। सो certainly there will be only finite numbers between any two numbers in this case. So what is the very next number? वेरी नेक्स्ट नंबर बताओ क्या है? तो जवाब है, जो भी ये एप्सिलॉन आएगा जिसे ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर मशीन एप्सिलॉन। दैट इज कॉल्ड योर मशीन एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ द डेटा। अब जैसे मैंने फ्लोट लिखा था, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो डेसिमल वाला है, हम डबल से भी तो डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग डबल से भी तो डिफाइन कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा बच्चों? तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि डबल के केस में आपका मशीन एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, एंड आपके पास में फ्लोटिंग वाले केस में इस मशीन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी। आई होप यहाँ तक का सबको समझ में आ रहा होगा बिना किसी डाउट के। ओके। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आपके पास में मशीन एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहूँगा। आपके पास पहले तो एक सी आउट लगा देता हूँ ताकि बीच में एक गैप आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मशीन एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मशीन एप्सिलॉन मैंने आपको बताया है आपके पास में कि एक नंबर वन है। वन से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वन प्लस एप्सिलॉन होगा, EPSILON। एप्सिलॉन आप सभी को जानते होंगे। तो ये जो एप्सिलॉन है बेटा वो बता दीजिए। ये ऐसा मान लीजिए टिक। जस्ट सपोज पहले हम लोग पैसा यूज करते थे कि हम लोग कुछ सामान लेने जाते थे कि 1 रुपया 25 पैसे का, 1 रुपया 10 पैसे का है। आज 10 पैसे नहीं चलते हैं। तो अगर एक चीज 1 रुपए की, दूसरी चीज कितने की होगी बेटा? उससे नेक्स्ट वाला कौन सा टिक होगा? वो 2 रुपए की हो सकती है, वो 3 रुपए की हो सकती है। आपने शायद वो 3.5 रुपीज भी नहीं सुने होंगे फिलहाल में। ये चलते नहीं होंगे मार्केट में। तो ये जो आपका 1 रुपए है ये आपका टिक है। अब ये ही आपका एप्सिलॉन है मशीन में। कितने मिनिमम नंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों? तो मैं चाहता हूँ मशीन मुझे ये बताए कि उसका एप्सिलॉन कितना है। ठीक है, तो मशीन एप्सिलॉन चाहिए मुझे। मशीन एप्सिलॉन ऑफ फ्लोट वैल्यू। ये दो अलग अलग है ना, फ्लोट का अलग होना चाहिए एंड उसका क्या बोलते हैं, डबल का अलग होना चाहिए। कीजिए बच्चों, फ्लोट का कितना होगा जरा बताइए यहाँ पे। यहाँ पे तरीका यहाँ पे ये होगा बेटा, हम लोग लिखेंगे FL। यहाँ पे लिखेंगे FLT और फिर यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे थर्ड उस पर आ रहा है एप्सिलॉन। और जैसे आप इसे लगाएंगे आपको मशीन बता देगी कि आपके पास में एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, मशीन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट टिक कितने का है। ऐसे ही जब आपको यहाँ पे बच्चों चाहिए डबल के लिए DOUBLE, तो हम लोग FLT की जगह लिखेंगे DBL। मुझे उम्मीद है कि ये आपके पास में पूरा ये काम कर रहा है, चेक कीजिए ये आपके पास में है। तो VS कोड का थोड़ा सा फायदा ये होता है, ये आपको थोड़ा सा बता देता है, हेल्प कर देता है। कीजिए बेटा, यहाँ पे देखिए मशीन का टिक कितना है फ्लोट के लिए? 1.19 इंटू 10⁻⁻7। मैं ऐसे कॉपी करके लगा देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा मतलब क्या हुआ इस बात का। मतलब ये होगा इस बात का कि अगर आपके पास में, मैं फिलहाल मैं फ्लोट के लिए बात कर रहा हूँ, तो फ्लोट के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक नंबर वन है, उससे नेक्स्ट नंबर आप मेरे से पूछेंगे फ्लोट के केस में, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट नंबर कितना होगा। 1 पॉइंट, यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा, 1 पॉइंट नहीं, हाँ 1 प्लस जो एप्सिलॉन है 1.19209। E टू दी पावर, ई की जगह 10 लिखिएगा, 10⁻⁻7। ये आपके पास में नेक्स्ट बिगर नंबर होगा। इनके मशीन एप्सिलॉन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी और न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स होगा तो वहाँ पे आप लोग करेंगे बेटा। तो इसमें हमने अब तक जो कुछ भी सीखा उसकी एक समरी शीट मैं आपके पास में यहाँ पर डाल देता हूँ, सो दैट कि आप देख सकें इन्हें बाद में। और किस तरह से फाइंड आउट किए ये मैंने आपको बताया है। इसमें मुझे यहाँ पे कुछ हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट थी। हेडर फाइल कौन कौन सी थी बच्चों? आपके पास में थी सी लिमिट। मैं इसे थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा क्योंकि मुझे हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है यहाँ पे। तो ये दो हेडर फाइल को हमने स्पेशली यूज़ किया था। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हम लोगों
हम लोग पहले से जानते हैं, उसे हम लोगों ने सी आउट, सी इन और आपके पास में साइज ऑफ, इन सब के लिए यूज़ किया होता। तो ये बच्चों आपके पास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग कंपाइलर से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डील कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपके पास में बेसिक टास्क होगा। अब जो नेक्स्ट टास्क है बेटा, वो आपके पास में एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और सिंपल सा प्रोग्राम में कुछ खास नहीं है, कुछ ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशंस हम लोगों ने कल भी देखे थे, एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। लेट मी जस्ट पोस्ट हियर। ये आपके पास में सेक्शन नंबर 2.5 का है, और सेक्शन नंबर 2.5 में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन हमारे पास में क्या क्या होते हैं, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास में कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं। क्या इनके अलावा भी हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं? तो जवाब है यस, इनके अलावा भी हमारे पास में ऑपरेशन होते हैं, और जिसमें आपके पास में एक पहला होता है ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे एक मिनट देगा, एक वर्डिंग है, रिमाइंडर होता है, यहाँ पे चेक कीजिएगा। एक और ऑपरेशन है, मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल हम लोग कल किया था, और आपको याद हो तो मैंने ये परसेंटाइल वाला भी कल किया था। ये आपका रिमाइंडर देता है। तो आपको पता ही है 237 को जब 100 से डिवाइड करोगे, 237 वेन एवर डिवाइड बाई 100, तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स आपके पास में 200 आ गया, रिमाइंडर कितना 37। सो इसका आंसर आपके पास बच्चों 37 जाएगा। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता करना है बच्चों। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपके पास में लेके आना चाहूँगा, और उसमें इन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करना, आउटकम क्या होगा। बेटा यहाँ पे पहले तो इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखो। इस स्क्रीनशॉट में कभी कभी लिखा हुआ है 13 ओनली, और कभी कभी लिखा है बेटा 13 पॉइंट। जब भी पॉइंट लग गया तो ये आपके पास में उसका डेटा टाइप हो गया, वो हो गया फ्लोट। FLOAT, फ्लोट। स्मॉल में लिखना चाहिए था, कैपिटल में लिखा, माफी चाहूंगा, मान लो। ठीक है, ये फ्लोट है, और डेसिमल नहीं लगा है बेटा, तो वो आपके पास में इंटीजर है। तो जैसे आपका इंटीजर अपॉन इंटीजर है, मैंने आपसे बताया था, जब भी आपका इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, उस केस में 5 टू द 10, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा। सिर्फ आपके पास में इंटीजर ही आउटपुट होगा। तो पहले का जो आउटपुट होगा दैट इज द क्वेश्चन 2 ओनली, रिमाइंडर भूल जाओ, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर है बेटा, तो सिर्फ आपके पास में क्वोशिएंट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अगले वाले में, नेक्स्ट में बच्चों इन्होंने दिया 13 पॉइंट है आपके पास में, डिवाइड बाई 5 है, तो ये तो आपके पास में फ्लोट हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, इंटीजर हो गया। लेकिन ये तो अलग अलग डेटा टाइप है ना। अब अलग अलग डेटा टाइप है, उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ सेंस बनना चाहिए। तो सेंस ये है बेटा, जब भी आपका ऐसा डिवीजन होता है, तो कंपाइलर क्या करता है, इंटीजर को भी डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसे ये मान के चलिए कि आपके पास में दोनों फ्लोट ही हैं। तो अब आप देखेंगे 13 पॉइंट को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 13 टू ज़ा 10 हुआ बच्चों, 3 डेसिमल लगा के वो 0 ले लेंगे, 2.6। 2.6 होगा ना आपके पास में, 30, यस, 2.6। तो जो नेक्स्ट का जो आउटकम होगा बेटा, वो आपके पास में होगा 2.6 होगा। नेक्स्ट तो दोनों ही फ्लोट हैं, फ्लोट में तो आते ही डेसिमल है। चेक कीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, इस डेसिमल की वजह से ये आंसर डेसिमल में आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लोटिंग टाइप का हो गया था। नेक्स्ट में तो दोनों ही फ्लोटिंग है, आंसर क्या आएगा, आंसर जी 2.6 आएगा। और लास्ट में बेटा, ये जो डिनोमिनेटर ये फ्लोटिंग हो रहा है ना, ऊपर तो नोमिनेटर है, तो ये कंपेल करेगा आंसर को कि वो आपका आंसर आपके पास फ्लोटिंग टाइप में ही हो। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब इंटीजर बाय इंटीजर होगा, तभी सिर्फ क्वोशिएंट देगा, डेसिमल में कोई आंसर नहीं देगा, इंटीजर ही आउटकम आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई सा भी एक फ्लोट हो गया, उस केस में आंसर आपका फ्लोट में ही आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा देखने वाली, ये चीज आपके पास में इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एक वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, कास्टिंग। एक कास्टिंग क्या वर्डिंग है बेटा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, ताकि ये आपको थोड़ा समझ में आ जाए। एक वर्डिंग कास्टिंग का हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अब समझने की कोशिश करना, कास्टिंग का मतलब होता क्या है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे काम किया था, मेरे पास में थे इंटीजर, आपके पास में न्यूमरेटर है, और इंटीजर आपके पास में डिनोमिनेटर है। ठीक है,
और मैं इनका क्वेश्चन निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मुझे ये बता दे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये चेक कीजिएगा, जैसे मैं ये चाहता हूँ, लेकिन जब डिवीजन करेंगे तो आप जानते हैं कि आंसर आपका इंटीजर ही आएगा, लेकिन इंटीजर हमेशा थोड़ी ना होता है। तो वहां पे ये जो आंसर आएगा बेटा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा डेसिमल टाइप का भी आ जाए। उस केस में मैं क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे डेसिमल लाने के लिए, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप के लिए, मैं इनका डेटा चेंज करूँगा टेम्परेरीली। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका NUM है, वो पहले तो आपके पास में इंटीजर था लेकिन वो डबल टाइप में हो जाए। तो मैंने उसका आगे डबल लगा दिया, तो मैं इसका टेम्परेरीली डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, नीचे वाले को चाहो तो चेंज कर दो और चाहो तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि दोनों में डबल ही डोमिनेट करेगा। ओके, ये आपके पास में डिनोमिनेटर था, DEM लिख देते चलो, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था। DEN लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो अब जो आंसर आएगा बेटा, अब ये आपके पास में आंसर फ्लोटिंग में आएगा। तो आपने क्या किया, आपने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप का, डेटा टाइप कौन सा था बेटा, न्यूम, आपके पास में इंटीजर टाइप का डेटा था, किसी भी डेटा को आपने टेम्परेली टाइप चेंज कर दिया। इस टाइप चेंजिंग को आप बोलते हैं बेटा, इस कन्वर्जन को बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, द एक्सप्रेशन डबल न्यूमरेटर हियर कन्वर्ट्स इंटीजर वैल्यू न्यूमरेटर इनटू ए डबल क्वांटिटी, उसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा। और जब भी ऐसा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आप पूछेंगे इसका उल्टा पूछ के देख लो। अब आपके पास में कोई फ्लोट था, जब मान के चलिए फ्लोट था, एक्स की वैल्यू थी बच्चों 2.34, ये फ्लोट था। आपने कहा मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंट एक्स। अब बताओ इंट एक्स में क्या आएगा, तो मुझे उम्मीद है इंट एक्स में सिर्फ आपके पास में ट्रू आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक बार इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों हम लोग। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल यहाँ पे लगा देता हूँ, और न्यू फाइल का जो पहले तो हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम यूज कर लेता हूँ बच्चों, यूजिंग नेम स्पेस FCD हो गया आपके पास में, इंट मेन फंक्शन रिटर्न 0। ये आपका बेसिक सिंटैक्स है, मैंने कई बार बताया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ आपके पास में, और मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ कास्टिंग, casting.cpp, और मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का ये है आपके पास में, सो दैट कि ये पता रहे कि हमने कहाँ पे क्या काम किया है। ये लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कास्टिंग को चेक करना चाहता हूँ, तो कास्टिंग में आपके पास में होगा क्या। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं ये वाला क्या बोलते हैं, जो मैंने लिखे थे 13.5 13.6 जो कुछ लिखे थे उनकी मैं वर्किंग चेक करना चाहता हूँ, तो चेक कीजिएगा। ये लीजिए, पहली वर्किंग आपके पास में 13/5, मैंने आपको बताया था आउटकम क्या पॉसिबल है, मैं लिख देता हूँ आउटकम। यहाँ पे आउटकम 2 आएगा बच्चों। यहाँ पे आउटकम आपके पास में जहाँ तक है 2.6 आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मैंने कहीं गलती नहीं की है तो। नेक्स्ट में भी 2.6 आना चाहिए, और बच्चों आपके पास में नेक्स्ट में भी आपके पास में 2.6 आना चाहिए। लेटेस्ट चेक की क्या आपके पास में आंसर आ रहा है। सी आउट में 2.6 2.6 2.6, ये बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था। अब हम लोग कास्टिंग का यूज करते हैं। कास्टिंग के लिए बच्चों मैं यहाँ पे इंट जो नोमरेटर है मैं उसकी वैल्यू की डिफाइन करता हूँ, जैसे सपोज 4 कर देता हूँ आपके पास में। और इंट आपके पास डिनोमिनेटर है DEM लिखा था वहाँ पे, एन मान लीजिएगा, ये आपके पास 5 मैंने कर दिया। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन चाहिएगा, तो मैं डबल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्यू इज द क्वेश्चन। क्यू को मैं डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज क्यू। क्यू तो एक्चुअली बच्चों जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, क्यू इज द वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं चाहता हूँ इसकी आउटपुट कर दें, तो आउटपुट करके आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यू की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये लीजिए, यहाँ पे हो गया क्यू हो गया, और आपके पास में हो गया एंड लाइन। ठीक है बेटा, यहाँ तक की वैल्यू क्यू आपके पास में एंड लाइन होगी। क्लियर। अब मैं दोबारा से बेटा क्यू जो है वो यहाँ पे चेंज करता हूँ। क्यू तो डबल टाइप का था ना, यूज एन अनडिक्लेयर्ड, अच्छा ये अनडिक्लेयर्ड हो गया, एन होना चाहिए था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बच्चों डबल। कास्टिंग का यूज कर रहा हूँ मैं, चेक कीजिएगा किसका, न्यूमरेटर को मैंने डबल में कन्वर्ट किया,
और फिर यहाँ पे मैं चाहो तो डबल कर दो डिनोमिनेटर को, वैसे जरूरत नहीं है, ये आपके पास में हो गया। अब दोबारा से मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लें। आप देखेंगे कि दोनों में जहाँ तक डिफरेंस होगा, पहले में मैंने विदाउट कास्टिंग किया, दूसरे में कास्टिंग किया। एक बार चेक करते हैं बेटा, हम लोग इसे चेक कीजिएगा। पहले केस में क्यू की वैल्यू 0 है, क्योंकि 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर इंटीजर ही आएगा। सो 4/5 में क्वेश्चन क्या आएगा? 0। दूसरे में आंसर आंसर क्या आएगा? 0.8। चेंज क्यों आया? क्योंकि मैंने इस बार यहाँ पे कास्टिंग यूज की थी, मैंने यहाँ पे कास्टिंग को यूज किया था। क्लियर? तो कास्टिंग क्या करता है बेटा? डेटा साइज को आपके पास में चेंज कर देता है टेम्परेली। तो यहाँ पे जो एन यू एम था, इंटीजर था, उससे आपने किस में चेंज कर दिया बेटा? डबल में चेंज कर दिया, टेम्परेली चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों एक और कंसेप्ट था। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर जेड की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ बच्चों 3.14। इस तरह से पाई के आसपास हम लोग को पाई की बड़ी याद आ रही है। मैं चाहता हूँ क्या हूँ यहाँ पे कि जो इंटीजर में अगर ये है, मैंने इंटीजर किया है, तो बेटा डेसिमल तो आएगा नहीं, पहली बात तो ये है। यहाँ पे तो गलती आ रही है, तो क्या आउटपुट आएगा? बेटे मुझे उम्मीद है कि अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 मिलना चाहिए, क्योंकि डेसिमल आपके पास में आ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आपके पास में जेड को यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ। लीजिए, जेड के बारे में बात कर लेते। जेड क्या है आपके पास में, देख के बताइएगा बच्चों। यहाँ पे आपके पास में कहीं गलती आ गई, एक मिनट। यहाँ पे है इम्प्लिसिट कन्वर्जन डबल इंटू, हाँ यहाँ पे देखिए गलती आ रही है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। हाँ, अब अगर मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया, आपको गलती आएगी क्या? अब तो गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डबल हो गया, डबल में तो ये डेसिमल आएगा ही आपके पास में। ये एंड लाइन में कोई दिक्कत है कि यहाँ पे? ओ, रेफरेंस टू ओवरलोड दिखा रहा है, यहाँ पे ये गलती थी बच्चों, डबल लाइन होना था। अब जरा चेक करना कोई गलती आएगी क्या? नहीं, अब कोई गलती नहीं है। जेड की वैल्यू 3.14 हो गया। मैंने आपसे कहा था कास्टिंग चेक करो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कास्टिंग में। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे इंट जेड चाहता हूँ। इंट जेड क्या मिलेगा, देख लेते हैं इंट जेड की वैल्यू को। मैं यहाँ पे कास्टिंग यूज करता हूँ बच्चों। मैं यहाँ पे जेड का वेरिएबल टाइप ही चेंज कर देता हूँ। अब क्या मिलना चाहिए? एक्सपेक्टेड 3 मिलना चाहिए। जरा देखो जरा क्या मिलेगा। अब देखिए, इंट जेड का क्या मिला बेटा? मैंने यहाँ पे कास्टिंग यूज किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग टेम्परेली किसी का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? यहाँ पे बच्चों, यहाँ तक कि उसमें टॉपिक में अगर कोई इशू नहीं है, तो मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा। ये इम्पोर्टेंट है और आगे वाले थर्ड चैप्टर में इम्पोर्टेंट रहेगी। एक कंसेप्ट होता है जो कि रिमाइंडर वाला होता है, और रिमाइंडर हम लोगों को पता है हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, रिमाइंडर हम लोग हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या था बेटा? जब भी आपने ए, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब भी उसे आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर बी से, इट विल गिव यू द रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होना चाहिए वो बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव होता है, ये हम लोग मैथ से जानते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव हो सकता है क्या बेटे? नेगेटिव के लिए तो हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास होती है वहाँ पे, जिससे हम लोग डील करते हैं। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ चेक कीजिएगा, सी प्लस प्लस अलाउ करती है नेगेटिव आल्सो। सी प्लस प्लस में आपके पास में नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रिमाइंडर भी आपके पास में होता है। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। व्हेन ए एंड बी आर इंटीजर्स वेयर बी इज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है, देन ए मोड बी इज द रिमाइंडर आर, देन a mod b is the remainder r in the division of a by b। और r की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सिचुएशन क्या है दोबारा सुन लीजिए, कि आपके पास में a का तो पता नहीं, लेकिन b अगर पॉजिटिव होगा, उस केस में r जो रिमाइंडर होगा दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड b। हावेवर, अगर आपके पास में a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, उस केस में a परसेंटाइल b की वैल्यू जो आएगी, जो आपका रिमाइंडर होगा, दैट विल बी नेगेटिव। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बचना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। आई होप यहाँ तक है कोई डाउट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, और ये इजी सा टास्क है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हम लोगों को कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी ऑपरेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं।
जिसमें एक ऑपरेटर होता है बच्चों, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे लिख देता हूँ और आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपके पास में इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक लिखा एक्स प्लस प्लस, एक लिखा प्लस प्लस एक्स, ये दोनों ही आपके पास में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक्स में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 का। इसी तरीके से आपके पास में एक्स माइनस माइनस एंड माइनस माइनस एक्स, ये भी आपका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं आपके पास में, डिक्रीमेंट बाई 1। लेकिन एक्स प्लस प्लस क्या कर रहा है, आपको एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद में आपके पास में इंक्रीमेंट करेगा। इसे एज्यूम कीजिए ये आपके पास में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, इवैल्यूएशन के बाद में इंक्रीमेंट हुआ, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये वाला, ये बेटा पहला इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आपके पास प्री इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट होगा बच्चों यहाँ पे इस वाले केस में। ऐसे दूसरे वाले में यहाँ पे आपके पास में पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। ऐसी चीजें आप लोग अक्सर देखेंगे जब भी हम लोग लूप में काम करेंगे। ऐसे ही आपके पास में, ये आपके पास में होगा प्री डिक्रीमेंट होगा बच्चों। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा, डिक्रीमेंट कैसे होगा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। वैल्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आपको प्रोग्राम के थ्रू बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे आपके साथ में एक न्यू फाइल यहाँ पे लेता हूँ और सेव कर लूँ कैसे, हाँ सेव कर लेता हूँ बेटा। तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ आपके पास में, एक मिनट चाहिए, क्या नाम दूँ इसका फाइल का। ओके, चैप्टर 2 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, .cpp ऐसा कुछ नाम दे दिया, ताकि मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता सकूँ आपको। हैश इंक्लूड कीजिए बच्चों यहाँ पे, और आपके पास में इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, ये तो हमारे पास बेसिक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड वाला, हम लोग नेम स्पेस यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ये हुआ एंड मेन। बच्चों ये सिंटेक्स है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये इसे याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ काम करें हम लोग इसी में करेंगे थ्रू आउट द बुक, उसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है। कभी भी मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे इसी से करेंगे। तो चलिए इसके आगे की हम लोग कहानी सुन लेते हैं यहाँ पे। मुझे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में बात करनी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एज्यूम कीजिए कि ये आपका कोड है। एज्यूम कीजिए बच्चों कि ये आपके पास में कोड है, एक्स की वैल्यू 10 है, ये इंटीजर टाइप के आपने इनिशियलाइज कर दिया। इंटीजर टाइप के आपने इनिशियलाइज किए, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू एक्स प्लस प्लस है, तो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। आपने क्या बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसे लेकर आ जाता हूँ बेटा। अब देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं रन करता हूँ बेटा इसे। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 10। वाई की वैल्यू आपने देखो पोस्ट इंक्रीमेंट किया, वाई की वैल्यू 10 ही है, कोई चेंज हुआ ही नहीं। मैंने लिखा था इंक्रीमेंट है, तो गलती होगी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट था इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। अब एक काम करो, इस प्रोग्राम को सेम देखो, लेकिन वेरिएबल चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं एक्स, तो ठीक है, नहीं एक्स नहीं है, ए बी लिख देता हूँ यहाँ पे। जस्ट सपोज ए को आपने लिखा 10, और दूसरा आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ बी बचा, और मैं यहाँ पे आपके पास में बी लिखना चाहूंगा। और ये जो प्री इंक्रीमेंट था मैं उसकी जगह प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करना चाहूंगा। जैसे आप पी प्री करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगी, अब मुझे उम्मीद है बी की वैल्यू यहाँ पे 11 आनी चाहिए। सेम प्रोग्राम है देखो, पहले इंट एक्स वाई वाला था, आपने उससे बिल्कुल सेम एज इट इज बना के रख दिया। बस आपने क्या किया, पोस्ट की जगह प्री इंक्रीमेंट कर दें, वो देखना चाहते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे एक्सपेक्टेड है बेटा, मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास में आएगी 11। और अर्लियर क्या हो रहा था, अर्लियर यहाँ पे आपके पास में वाई की जो वैल्यू थी वो बेटा 10 आ रही थी। पोस्ट में जो चेंज होता है वो आपके पास में वैल्यू के बाद में होता है, प्री में पहले हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, और यहाँ पे देखेंगे कुछ वैल्यू तो गार्बेज होगी, और गार्बेज क्यों होगी यहाँ पे दोबारा से मैं चेक करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या इशू है बेटा, वेरिएबल ए सेट बट नॉट यूज्ड।
वेरिएबल ए को तो अच्छा यहाँ पे ए लिखना था ना, यहाँ पे गलती हो गई थी। वो गार्बेज वैल्यू दे दिया इसने, कुछ भी उठा के दे दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 11 है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको यहाँ पे प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। और सेम एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं नेगेटिव नेगेटिव कर लेता हूँ, और यहाँ पे बेटा आपके पास में नेगेटिव नेगेटिव कर लेता हूँ। ठीक है। और मुझे अभी इसका डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ऊपर वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, सिर्फ यही प्रोग्राम चलेगा। सेम प्रोग्राम है। मैं पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बेटा। और मैंने इसे लिख दिया बेटा, अब इसे रन कर लेता हूँ। और हाँ, इस बार ये तो 10 ही रहेगा, 10 में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये वाला आपके पास में 9 हो जाएगा। एक बार रन करता हूँ इसे, और चेक कीजिएगा आपके पास में आउटकम क्या आएगा। पहला आउटकम 10 है, जो कि एक्सपेक्टेड था। दूसरा आउटकम आपके पास में 9 है, ये भी हमारा एक्सपेक्टेड था। तो आई होप कि ये आपके पास में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ये समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है। इनके अलावा भी बेटा आपके पास में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। अगर कभी मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स की जो वैल्यू है बेटा आपके पास में, मान लीजिए एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू वाई लिख दिया। इसका मतलब आप ऐसे पढ़ेंगे कि जो एक्स को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई की तरह। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने कभी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो बेटा एक्स को मैं दोबारा से इनिशियलाइज कर रहा हूँ यूजिंग एक्स माइनस वाई। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई ही यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। तो जो भी आपको ऑपरेशन आते हैं मैं सभी ऑपरेशन में ये लगा सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, आपको डिवीजन चाहिए, लीजिए डिवीजन लगा लीजिए। ये मीनिंग होगा आपके पास में। और उसके अलावा आपके पास में जो परसेंटाइल वाला था, जो रिमाइंडर आपको देता था जो, उससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इस पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका यूज आने वाला है। तो ये 5 टाइप के आप यहाँ पे यूज करके दिखा सकते हैं बेटा। ठीक है। मैं इनका एक यूज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस हिसाब से यूज होगा। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे आपके पास में सी आउट कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास में आउट हो रहा है। तो पहला मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में एक्स प्लस वाला आउटपुट जाए, और यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू को मैं लिखना चाहूँगा सेम। ठीक है। फिर मैं आपके पास में बीच में गैप देता हूँ इक्वल टू वाला। और मैं यहाँ पे बेटा आपके पास में, ये बेटा इनिशियलाइजेशन है, ये आपके पास में इनिशियलाइजेशन है। अच्छा, इक्वल टू नहीं देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एंड लाइन। इतना काफ़ी होगा आपके पास में। और सेम चीज़ जो है मैं आपके पास में 4 बार रिपीट कर दूंगा। 5 बार करनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक आपके पास में परसेंटाइल भी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे आपका माइनस ये लीजिए माइनस, फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना था, मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चेक करते हैं बेटा, और ये सारी वैल्यूज एक्स की वैल्यूज हैं आपके पास में। ये सारी वैल्यूज क्या है बेटा, एक्स की वैल्यूज है आपके पास में। यहाँ पे गलती हुई है मेरे से, मैं गलती क्या हुई है मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे बेटा ये आपके पास में एक्स हुआ, और यहाँ पे आपके पास में परसेंटाइल है। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ प्रिंट हो जाए। अब समझने की कोशिश करना गलती कहाँ पे हुई मेरी, जो मुझे अभी अभी एहसास हुआ है। बेटा इसका मतलब क्या था, ये था एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई होगी। तो अगर आपको ये प्रिंट करना है, तो एक काम करो, सिर्फ एक्स प्रिंट करो। सिर्फ यहाँ से करो कॉपी, प्रिंट सिर्फ आपको एक्स को करना है ना। तो ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे पहले से इस तरह से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो बेटा इस चीज़ को एक्सप्रेस करेगी। ऐसे ही बेटा दूसरे में आपके पास में एक्स की वैल्यू को मैं माइनस वाई के साथ में लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू को मैं आपको बताऊंगा एक्स की वैल्यू थी क्या। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना आपको यहाँ पे। तीसरी वैल्यू बेटा आपके पास में जो थी, मैं यहाँ पे एक्स चाहूंगा, और मैं यहाँ पे उसे पहले लिखूंगा। ये एक्चुअली इनिशियलाइजेशन टाइप का ही है आपके पास में, और कुछ नहीं है।
और ये आपका परसेंटाइल लिखूंगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास में एक्स की वैल्यू आएगी, गलती की, यहाँ पे आपका डिवीजन आना चाहिए था, और लास्ट में बेटा आपके पास में ये लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए था, ये सेमी कोलन से टर्मिनेट होना चाहिए था, वरना एरर दे देगा, और आपके पास में ये है यहाँ पे डिलीट। अब मुझे लगता है कि कोई एरर नहीं है, एरर होगी तो देखी जाएगी। मैं आपको याद दिला दूँ, आपके पास में एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है, वाई की वैल्यू भी 10 है। तो जैसे आपने पहला बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू वाई, मतलब कि एक्स प्लस वाई के बारे में बात करेंगे, तो मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पर 20 आना चाहिए था, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, जैसे आपने दूसरा किया बेटा, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ दिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू तो 20 होगी, और वाई की वैल्यू आपके पास में 10 ही है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्स माइनस वाई, मुझे ये एक्सपेक्टेड है बेटा, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू आपके पास में 10 है, तो मुझे उम्मीद है कि एक्स की वैल्यू दोबारा से 10 हो जाएगी, वाई की वैल्यू आपके पास में 10 तो ही, वाई में चेंज ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ तक का, बाकी फिर हम लोग देखेंगे। पहले मैं, अच्छा हाँ, मेरे से गलती हुई यहाँ पे, मैंने ध्यान से नहीं देखा। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक्स माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस के बाद में क्या हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट, इस ऑपरेशन के बाद में एक्स की वैल्यू माइनस होगी, एक माइनस होने के बाद 19 हो जाएगी बेटा, वो 9 हो जाएगी उस केस में, तो उस केस में 9 होने के बाद में 9 प्लस 10 की वैल्यू 19 होगी। फिर आपके पास में जब दूसरे वाला करोगे बेटा, तो दूसरे वाले में अब आपके पास में 19 माइनस 10 9 हो जाएगा आपके पास में। और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज के थ्रू भी आप बता सकते हैं एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेटा आपके पास में गिवन है, ये गिवन कहाँ पे आपके पास में, मैं यहाँ पे दो तीन स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ आपके पास में, चेक कीजिएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है, और इंक्रीमेंट वगैरह को हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे पास में जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, सो 2 to the power 32 हो गया, अब बताओ इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास 2 to the power 32, मतलब कि पावर है ना, पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारे हो गए बस पावर को छोड़ के। तो जवाब ये है बेटा, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे, POW। वैसे तो हम लोग यहाँ पे C++ में जो भी बात करते हैं ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं उन्हें, POW यूज करेंगे। इसमें दो आर्गुमेंट होंगे, एक आर्गुमेंट ए होगा, दूसरा आर्गुमेंट बी होगा, और ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा बेटा आपके पास में A to the power B को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपके पास में A to the power B को कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसके अलावा सारे ऑपरेशन आपने बता ही दिए थे। यहाँ पे एक चीज है बेटा, आपको इसे करने के लिए आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो हेडर फाइल होगी सी मैथ। सी मैथ में ये पावर फंक्शन डिफाइंड है, उससे पहले ये पावर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से। यहाँ बच्चों यू नीड टू इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ क्यों इंक्लूड करने, सो दैट कि आपके पास में जो पावर प्रोसीजर है, चेक कीजिएगा पूरी C++ बुक में फंक्शन को ये लोग प्रोसीजर बोल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या बोलने बेटा, फंक्शन को प्रोसीजर बोलने हैं आपके पास में। सो पावर का जो प्रोसीजर है उसे कंप्यूट करने के लिए A to the power B को कंप्यूट करने के लिए दे विल फाइंड पावर AB। अब क्वेश्चन, एक फेमस क्वेश्चन आ गया, बताओ E to the power π और π to the power E में से कौन सा बड़ा है। अब ये तो तब यूज बता पाएंगे ना जब हमें E और पाई की वैल्यू हो। अब हमने तो ये भी नहीं सीखा ई की वैल्यू कहाँ पे और उसके पाई की वैल्यू कहाँ पे, तो ये तो बता दो। तो आपके पास में क्या है बेटा, सी मैथ में जहाँ तक है ये वैल्यूज भी डिफाइन है कि ई की वैल्यू क्या है और दूसरी वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू फॉर एग्जांपल ई एक्स पी की जो वैल्यू है बेटा E to the power x जो फंक्शन है, और एम पी आई गिव्स द वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ चेक करो, एम पी आई याद रखना इसे, एम पी आई से पी की वैल्यू आ जाती है आपके पास में, और ई एक्स से ई एक्सपोनेंशियल से आपके पास में E to the power x टाइप एक फंक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए था E to the power 1 चाहिए तो क्या करोगे, ये करोगे EXP 1.0, लो जी हो गया E to the power 2.5 करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आपको ये लिखना पड़ेगा EXP 2.5। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ये कहाँ डिफाइंड है बेटा, ये आपके पास में सी मैथ फाइल में डिफाइंड है। याद रखना एम पी आई, पाई इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये आपके पास में कॉन्स्टेंट है बेटा। कॉन्स्टेंट को हम लोग डिफाइन करना सीखेंगे लेटर ऑन, कुछ हेडर फाइल्स में हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम लोग सीखेंगे। पाई की जो वैल्यू है बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है,
और आप चाहें तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। CONST का मतलब यहाँ बच्चों जब भी आप सी प्लस में देखेंगे इट इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। ठीक है। डबल टाइप का एक वेरिएबल है MPI, ये एक्चुअली पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने जो है गिवन है 3.1419, जो भी कुछ आपके पास है। अब इस वापस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि पाई टू दी पावर ई टू दी पावर पाई को हम लोग कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यूजिंग द प्रोग्राम। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्रोग्राम का जो नंबर होगा बेटा दैट इज 2.6 होगा। तो मैं यहाँ पे आपके पास न्यू फाइल लेता हूँ बेटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम आपके पास में 2.6 आपके के पास में ई टू द पावर पाई, ई एंड पाई के बारे में होगा लीजिए, ताकि पता रहे हम लोगों ने क्या किया। तो हैश इंक्लूड आपके पास में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। दूसरा आपके पास में था यूजिंग नेम स्पेस, ये लिख दीजिए, और STD हो गया आपके पास में। फिर आपने लिखा इंट मेन कर्ली ब्रैकेट रिटर्न 0 हो गया बच्चों आपके पास में यहाँ पे। और यहाँ के बाद में हम लोगों को क्या चाहिए था, ई टू दी पावर पाई चाहिए था ना हम लोगों को, और पाई टू दी पावर ई चाहिए था। उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हेडर फाइल इंक्लूड, और कौन सी थी बच्चों, सी मैथ थी। चेक कीजिए, सी मैथ आपने हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे डबल टाइप का वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जो करेगा क्या, वो ई की वैल्यू आपको बताएगा ई की वैल्यू क्या है। और मैं यहाँ पे एक डबल टाइप का वेरिएबल और लेता हूँ, ये क्या करेगा, ये आपके पास में पाई की वैल्यू बताएगा, पाई की वैल्यू है क्या। पाई की वैल्यू कैसे सीखी थी हम लोगों ने, M√Pi से हम लोगों ने पाई की वैल्यू सीखी थी। और जब इसकी डेफिनेशन जारी थी बच्चों, दोबारा देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ऊपर पढ़ रहे हो डिफाइन, ये आपके पास में इसकी वैल्यू इट इज लाइक ए कांस्टेंट। ठीक है। जिन्होंने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है, ऐसे वेरिएबल की डेफिनेशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, अब मुझे चाहिए इनकी पावर वाला। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ जो सी आउट है बेटा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास में ई टू द पावर PI यस, ये क्या होगा आपके पास में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पावर फंक्शन यूज करूंगा बच्चों। एक आपके पास में ई है, उसकी पावर मुझे चाहिए पाई। मैं आपके पास में इन दोनों को पहले से डिफाइन कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, दूसरे में यहाँ पे पाई टू दी पावर ई डिफाइन करता हूँ, और फिर इनका कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे, हमारा कहानी खत्म हो जाएगी। चेक कीजिए बच्चों। तो ये मैंने पावर किया ई टू दी पावर पाई, और पाई टू दी पावर ई किया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रिटर्न तो 0 हो ही, कि आपके पास में एंड लाइन के बाद में सॉल्व कीजिए बच्चों, और आपके पास में आंसर कितना आएगा, ई टू दी पावर पाई के लिए 23.1407, और पाई टू दी पावर ई है आपके पास में 22.45। इसका मतलब सीधी सी बात है, ई टू दी पावर पाई आपके पास में बिगर नंबर है। तो आई होप कि यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये हम लोग सीख चुके होंगे बच्चों। ठीक है। मुझे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे बेटा। अब इसके बाद में एक जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास में, जो चैप्टर नंबर 2 में है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पास में, यहाँ पे बुलियन कंपैरिजन एंड बुलियन है आपके पास में 2.6 वाला है। मैं इसे सेव कर देता हूँ पहले। तो मैं इसे प्रोग्राम आपके पास में PROG प्रोग्राम नंबर आपके पास में 2.6 है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करने वाले कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन। और जब भी कंपैरिजन करते हैं दो का, आप ये बोलते हैं ये सही है या गलत है, दैट इज ट्रू और फॉल्स बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फाइल बना दी है, और फाइल में बच्चों बेसिक तो आपको वही करना है ना, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। फिर आपके पास में यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड नेम, स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करना है आपको। ठीक है। और यहाँ पे कॉलन हो गया। ठीक है बच्चों। फिर आपके पास में इंट मेन हो गया, इंट मेन के बाद में आपको करना है बेटा रिटर्न 0, ये रिटर्न आपके पास में 0 हो गया। हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ कंपेरिजन करने वाले हैं। किसका कंपेरिजन करने वाले हैं, क्या एक्सप्रेशन होगा। तो बेटा इसके लिए गिव मी अ सेकेंड, यस,
इसके लिए मैं यहाँ पे आपके पास में एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और कमेंट में जो बुक का लिखा हुआ है मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ दें। हम लोग यहाँ पे बच्चों करने वाले हैं किस किस का कंपैरिजन, एक्स इक्वल टू वाई का, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन वाला है बेटा, और आपके पास में एक्स लेस देन इक्वल टू वाला है, एक्स बिगर देन है, एक्स बिगर देन इक्वल टू वाले हैं। इनमें से कुछ रिजल्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं बिना किसी डाउट के, इनमें से कुछ रिजल्ट्स को हम लोग देख ही चुके हैं बिना किसी डाउट के। अब रिजल्ट क्या है बेटा, कि आपके पास में एक कंट्रोल एक्स, यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसकी वैल्यू ट्रू होगी, कब ट्रू होगी आपके पास में, इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू आपके पास में वाई होगी। दूसरे की वैल्यू जो वैल्यू है बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। जब भी आपके पास में आ जाए नॉट इक्वल, इसे रीड करोगे बच्चों, नॉट, एन ओ टी ई क्यू ए, नॉट इक्वल रीड करोगे बच्चों। तो ये वैल्यू ट्रू कब होगी, जब आपके पास में एक्स की वैल्यू आपके पास में इसके इक्वल नहीं होगी, ये नॉट इक्वल लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉट इक्वल, देखो दोबारा से रीड कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में वो जैसे हम लोग काटते हैं ना, इक्वल टू को हमने काट देते हैं, वैसे लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इसी तरीके से बेटा आपके पास में थर्ड की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में इक्वल कब होगी, वो आपका ट्रू कब होगी, जब आपके पास में एक्स लेस देन वाई होगा। फोर्थ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो फोर्थ की वैल्यू भी सेम पैटर्न पे जरा चेक कीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ही आपके पास में ट्रू होगी। फिफ्थ कंडीशन ये लीजिए, ये ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू आपके पास में बिगर देन है। कुछ अगर मेरे से छूट गए हो तो माफी चाहूंगा। और ये लास्ट में आपके पास में ये है बच्चों। तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ये आपके पास कंपैरिजन हो गया। इनके अलावा भी क्या कोई कंपैरिजन है, इनके अलावा भी हमारे पास में बच्चों कंपैरिजन होता है आपके पास में एंड वाला और वाला, ये दो तीन तरह के कंपैरिजन और आते हैं, मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा। कंपैरिजन में कभी भी आपके पास में एंड एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है आपके पास में नॉट एक्स, ठीक है। कभी भी आपने लिखा होगा एक्स के बाद साथ में यहाँ पर डबल एंड वाई लिखा है, तो इसका जो लॉजिकल मीनिंग होगा वो ये होगा आपके पास में एक्स एंड वाई, यहाँ पर होगा बेटा एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई वाला जो यहाँ पे एंड गेट आपको याद होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है एंड गेट वाला ना, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है आपके पास में। यहाँ पे एंड वाला जो भी बुलियन में आपने पढ़ा है उसी का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को याद कीजिए, सेम है आपके पास में। कभी भी एक्स यहाँ पे लिखेंगे बेटा डबल पैरेलल लाइन, इसका मतलब होता है आपके पास में ये हो गया इक्वल टू में एक्स और वाई। आपको मैं याद दिला दूं, एक्स और वाई आपके पास में ट्रू होगा इफ एट लीस्ट वन इज ट्रू। जब भी दोनों में से एक ट्रू हो तभी ये ट्रू होगा, क्योंकि आपका कंपैरिजन टाइप का ही है ना, आपके पास में आउटकम ट्रू या फॉल्स में जाने वाला है। ये क्या होगा आपके पास में, ये एक्स एंड वाई होगा इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी आपके पास में बच्चों ये आपका ट्रू होगा, वरना ये आपके पास में ट्रू नहीं होगा। तो आपको याद होगा हम लोगों ने ऐसे और या एंड वाले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काफी पढ़े हुए स्ट्रक्चर्स है हमारे, ठीक है। एक लास्ट और है बच्चों, एक्स यहाँ पे एक हेड टाइप का ऑपरेटर है वाई वाला, और ये आपके पास में एक्सक्लूसिव और होगा, ठीक है। अभी एक्सक्लूसिव और क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। CLUSIV एक्सक्लूसिव और आपके पास में होता है। अब एक्सक्लूसिव और क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना, जितना बताऊँ उतना ही समझना। इनकी हम लोग वर्किंग चेक करेंगे किस हिसाब से इनकी वर्किंग होती है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहली बात है, जैसे सपोज कि एंड के बारे में बात है, एंड को ऐसा समझिए बेटा, एंड इज ए पैरेलल सीरीज में दो बल्ब हैं आपके पास में, ये बल्ब आपके या स्विच है एक्स है, और ये आपके पास में स्विच है आपके पास में वाई है। इन केस बोथ स्विच आपके पास में ऑन होंगे, उसी केस में आपके पास में आंसर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और का सिचुएशन क्या है बेटा आपके पास में, और में एज्यूम कीजिए कि ये आपके पास में एक्स है और दूसरा आपके पास में वाई है, ये पैरेलल सीरीज जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में उस तरह से है। इनमें से कोई सा एक भी ट्रू हो गया तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा, वरना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ देखिएगा, या तो एक्स नो हो या एक्स फॉल्स हो एंड वाई ट्रू हो,
एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है बेटा कि आपका जो एक्स है वो ट्रू हो और आपका वाई जो है फॉल्स हो। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी आपके पास में, उसे बोलेंगे एक्सक्लूसिव और वाली सिचुएशन। तो ये सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग बार बार यूज करेंगे अपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आगे जाके भी। और इनमें से कुछ का तो यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ का तो यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, उसका मीनिंग हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या मीनिंग है आपके पास में बच्चों? कोई आपके पास में कंडीशन है जो कि ये कंडीशन लिखी हुई है, कैसे लिखेंगे बेटा? इसका मीनिंग क्या है आपके पास में? एक्स की वैल्यू अगर वाई के इक्वल होगी तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। यहाँ लिखा हुआ एंड, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन है वाई इज लेस देन इक्वल टू जेड। एंड वाली कंडीशन तभी होल्ड करती है, तभी आपके पास में ट्रू होती है, वेन एवर बोथ आर ट्रू। वेन एवर बोथ आर ट्रू, तभी आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपके पास में ट्रू की तरफ इवेलुएट होगा। अब ये ट्रू कैसे हो सकता है? एक्स की वैल्यू तो इसका मतलब वाई होनी चाहिए भैया, और इक्वल टू वाई के लिए तो हम लोग ये लेते हैं। और वाई की वैल्यू बेटा लेस देन आपके पास में इक्वल टू जेड होनी चाहिए। तो जब भी ये कंडीशन आपके पास में जाएगी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में ट्रू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हम लोग आगे जाके इफ एंड एल्स वाले में पढ़ेंगे, और कभी कभी लूप्स वगैरह में भी कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे बच्चों। सो आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इन एक्सप्रेशन को, इनका जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 के, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का कोई भी डेटा टाइप आपके पास में सी प्लस प्लस में नहीं होता। सी प्लस प्लस में 2.7 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स टाइप का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटा सी प्लस प्लस में, आप आगे भी देखेंगे। अगर कोई डेटा टाइप है ही नहीं तो क्या करो? बना लो। अगर कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे? बना लो। बनाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सी प्लस प्लस में एक इन्होंने हेडर फाइल बनाई है, एक इन्होंने हेडर फाइल बनाई है। उस हेडर फाइल का नाम क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हेडर फाइल है, सभी स्मॉल लेटर्स में है आपके पास में, और हैश इंक्लूड, ये आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसे इंक्लूड करेंगे, तो अब आपके पास में डेटा टाइप्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के होंगे वो यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइंड है। लेटर ऑन इन चैप्टर्स में आप देखेंगे कि हम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की हेडर फाइल डिफाइन करेंगे। लेटर ऑन आप देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या आपके पास में हो सकता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज आपके पास में होगी, पहला मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, और फिर हम लोग उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे अपने वाले VS कोड में। यहाँ चेक कीजिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कोड, ये मैं बता चुका था। तभी कोई डेटा टाइप आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर वाला था ही नहीं। तो क्या करोगे? तो उसे कोई ना कोई प्रोग्राम है, प्रोग्रामर होगा जिसने इसका एक फाइल बनाया होगा जो कि इसकी तरह काम करे। हम लोग उन्हें बच्चों ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो आगे देखेंगे। क्लास डिफाइन करते हैं हम लोग, क्लास के थ्रू हम लोग इन्हें डिफाइन करेंगे, इनमें फिर बाकी ऑपरेशन भी बताएंगे। तो हम लोग इसे करने के लिए बच्चों एक हेडर फाइल को, कॉम्प्लेक्स फाइल को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर कैसे बताओगे? नंबर बता के बताओ। तो जवाब ये है बेटा, आपके के पास में यहाँ पे जो नंबर हो सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्लोट टाइप के भी हो सकते हैं, डबल टाइप के भी हो सकते हैं, और इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं। आपको याद होगा गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर भी होंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही लेने होंगे उसे आप बोलेंगे गॉसियन इंटीजर। और उसके अलावा तो आपके पास में बाकी सब है ही। ठीक है, बाकी तो डेसिमल में आप काम करेंगे करेंगे। तो अब बाकी सब जब डेसिमल में काम करेंगे ही आप लोग, तो आपको ये भी चाहिएगा कि भाई रियल पार्ट बताओ, आपका इसमें इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करनी है। क्लियर? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेटा इसमें हमारे पास में क्या इशू है? जो बुक में लिखा था तो एक दो चीज़ें चल नहीं रही थी। मैं आपके साथ में यहाँ पे एक एक चीज़ें बता देता हूँ जितना हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी बुक से अलग यहाँ पे हटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ये जो बुक लिखी थी 2006 में लिखी थी, उसके बाद में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके होते हैं। और इन अपडेट्स के बाद में सेम सिंटेक्स यूज हो जाए, कभी कभी इशू हो जाता है उस चीज़ में। तो ठीक है बच्चों, इसे सेव करते हैं सबसे पहले।
और सेव में हम लोग नाम देंगे इसका, ये आपके पास में प्रोग्राम नंबर आपके पास में लिख देता हूँ 2.7 हो गया बेटा, और ये हो गया आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारे पास में फाइल होगी, और इससे हम लोग हैश इंक्लूड आपके पास में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये लीजिए आ गया आपके पास में, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों बाय डिफॉल्ट लिखना है, बेसिक स्ट्रक्चर लिखोगे लिखोगे हमेशा, रिटर्न जीरो। अब मुझे कॉम्प्लेक्स में काम करना, नेम स्पेस एसटीडी में यहाँ पे एरर है, एरर रेक्टिफाई होगी। हमें यहाँ पे बच्चों इंक्लूड करनी है फाइल, कौन सी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये लीजिए कॉम्प्लेक्स फाइल हम लोगों ने इंक्लूड कर ली। यहाँ तक का कोई डाउट है बेटा? अब कॉम्प्लेक्स फाइल इंक्लूड कर लिए हम लोगों ने, तो कॉम्प्लेक्स फाइल में हम लोगों को वेरिएबल डिफाइन करने, सबसे पहले तो वेरिएबल डिफाइन करके बताओ किस तरह के वेरिएबल डिफाइन होंगे और कैसे हम लोगों ने यूज करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका आपके हो सकता है कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, सी ओ, यहाँ पे आपके पास में कॉम्प्लेक्स लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे किस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स लिखना है। ये जो टीपी देख रहे हैं ना आपके बाद पास में आगे एक वर्डिंग आएगी टेम्पलेट वाली, तब मैं इसे बताऊंगा डिटेल में टेम्पलेट क्या होता है। मुझे यहाँ पे डबल टाइप का डिफाइन करना है जी, और डबल टाइप का मेरा एक वेरिएबल है जेड है, और मैं उसे इनिशियलाइज कर देता हूँ 3.5 और 4.1 टाइप का। ठीक है, ऐसा कुछ बुक में डिफाइन है। मैं पहले थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, बाई चांस कोई एरर हो तो अभी पता चल जाएगा। तो सी आउट फॉर बेटा मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को बताना चाहता हूँ, जेड की वैल्यू क्या है आपके पास में, लीजिए जेड की वैल्यू को मैं यहाँ पे तो ताकि इनिशियलाइजेशन पता चल जाए ऐसा कुछ हुआ था, कोई एरर देगा तो पता चल जाएगा बच्चों। यहाँ पे कोई एरर नहीं, जेड को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर देना। अब यहाँ पे दोनों फ्लोट लिए ना आपने, आपने कहा मुझे तो इंटीजर चाहिए, गॉसियन वाले में काम करूंगा मैं, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। और कॉम्प्लेक्स में जब यहाँ लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर में, लॉन्ग टाइप का इंटीजर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, लॉन्ग टाइप में डब्ल्यू टाइप का नाम देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ बच्चों 3,4। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप का हुआ। अब एक काम करो, इसे भी प्रिंट करा दो, चेक कर लो क्या देगा ये। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू को प्रिंट करा रहे हैं दोबारा से। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल टाइप का और बिना डेसिमल टाइप का भी, इंटीजर टाइप का, दोनों का आपको डिफाइन करके बता दिया क्या होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपके पास में इजी टास्क होगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो नंबर आपने डिफाइन किए ना, इनका ये भी तो बता दो रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। देखने से तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जवाब निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यानी कि बेटे सी आउट, और यहाँ पे द रियल पार्ट ऑफ जेड इज, ये लीजिए रियल पार्ट आपके पास में आ जाएगा। कैसा आएगा, जेड डॉट जेड डॉट, यहाँ पे लिखेंगे रियल। तो ये आपके पास में बच्चों शायद आपने देखा हो, ऐसी चीजें हम लोगों ने क्लासेस में यूज की हैं टू गेट सम इंफॉर्मेशन। ये लीजिए एंड लाइन, और हमें यहाँ पे बेटा आपका चाहिए था, ये लीजिए रियल की जगह इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए थी, वी नीड द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट भी बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जेड डॉट आई एम ए जी, इसे यूज करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आने चाहिए बेटा। और ये लीजिए आपके पास में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपने बता दिए। सेम थ्योरी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसके डब्लू के साथ में, क्योंकि डब्लू आपके पास में गॉसियन टाइप का है। दोनों का टाइप अलग अलग है बेटा, दोनों का टाइप अलग अलग है, एक आपके पास में डबल टाइप के हैं, एक आपके पास में इंटीजर टाइप के। तो ये चेक कीजिए, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर टाइम यहाँ तक का? आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। अब आप ये देख रहे होंगे बार बार मुझे कॉम्प्लेक्स इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं बस ये लिखूं कि आपके पास में सी टाइप का एक डेटा है, और जिसमें जेड है, जेड की वैल्यू होगी जैसे वो 2 3, ऐसे ही कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं? सिर्फ इतना सा लिखना पड़े, कॉम्प्लेक्स ये सब पूरा ना लिखना पड़े, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो जवाब है यस, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, और उस पॉसिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, तो चेक कीजिएगा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक वर्डिंग चेक कीजिएगा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डबल में आपके पास में स्टेटमेंट क्या है, टाइपिंग कॉम्प्लेक्स डबल रिपीटेडली, हर एक के बाद रिपीटेडली ये जो टाइप करना कैन बी एनोइंग। उसके लिए हमारे पास में सी प्लस प्लस में क्या है आपके पास में, यू कैन यूज टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या होगा, जब भी आप ऐसा लिखेंगे
उसका मतलब सिर्फ सी ही होगा। ठीक है, उसका मतलब सिर्फ सी ही होगा, ये सी आपका कैपिटल लेटर में है। तो इस टाइप डेफ को आप कैसे यूज कर सकते हैं बेटा? मैं यहाँ पर टाइप डेफ को यूज करने के लिए, क्योंकि सिर्फ डबल के बारे में बात करनी है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास में, कहीं स्पेस लेता हूँ, यहाँ पे लिखा टाइप डेफ, जैसे हम लोगों ने देखा था टाइप डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स था और साथ में डबल था। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे सी से डिनोट करना चाहता हूँ, सी से डिनोट करना चाहता हूँ। तो जो सेम प्रोग्राम है, हम लोग उसी सेम प्रोग्राम को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं यूजिंग द सेम। तो मैं लिखता हूँ सी बेटा, आपके पास में जेड है और जेड में वही आपके पास में 3.5 है, 4.1 है, इस तरह से मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया जैसे पहले डिफाइन किया था। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनके इनिशियल वगैरह जो पहले किए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे दोबारा से देखना चाहता हूँ। बस डेफिनेशन मैंने यहाँ पे चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया बेटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आई एम ए जी हो गया, और यहाँ पे आपके पास में आई एम ए जी इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ चेंज हो जाए बेटा। कुछ गलती की है क्या मैंने यहाँ पे? हाँ, एक शायद इसमें गलती हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक्स्ट्रा आ गया बेटा। ठीक है, हाँ अब ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स डबल लिखने से अच्छा है कि मैंने टाइप डेफ लिख दिया। अब हमेशा कैपिटल सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। रन करके देख लेते हैं कोई एरर है कि यहाँ पे। जवाब है कि कोई एरर नहीं है, पहले की तरह हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। अब जब पहले की तरह आपके पास में रन हो रहा है, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, भाई ये भी तो काम हम लोग करेंगे ना किसी तरीके से। तो एक बार उन्हें भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ताकि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही जाए हमारे पास में खत्म। तो एक काम करते हैं बेटा, एक नंबर और मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, कॉम्प्लेक्स वाला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स, लिखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे Z2 लिख देता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बेटा मैंने कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है। अब मैं Z2 जो नंबर है बेटा, कॉम्प्लेक्स वाला जो नंबर है, मैं उसे इनिशियलाइज करता हूँ। मैं उसमें लिखता हूँ बेटा आपके पास में 2.0 कॉमा 7.0। इस तरह से इसे बाद में इनिशियलाइजेशन करते हैं, मैं इनिशियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक एरर वाला साइन नहीं दिखा है, दैट मीन्स यहाँ तक का सब कुछ फेयर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करना चाहता हूँ, देख सकते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे सी आउट करके बताएं कि आपके पास में जेड प्लस प्लस लिखना था यहाँ पे, Z2 की वैल्यू क्या होगी, ये बताएं जरा। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे मुझे चाहिए Z+Z2 चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस लिखने में हमेशा गलती हो रही है मेरे से। ये हो गया बेटा एंड लाइन हो गया, ये आपने कर दिया। आपको मल्टीप्लाई भी चेक करनी है तो मल्टीप्लाई भी चेक करो बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन आपने सीखे हैं उन सभी ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं। लीजिए, पहले नेगेटिव कर लिया, फिर हम लोग वापस जाएंगे बेटा। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करके बताइए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कहाँ डिफाइंड है बेटा? ये सब आपके पास में कॉम्प्लेक्स वाली हेडर फाइल में डिफाइंड है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वाली बेटा हेडर फाइल में आपके पास में डिफाइन है। इसके अलावा भी कुछ चीजें डिफाइन हो सकती हैं, हम लोगों ने जस्ट इतना ही किया जितनी हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, रन करते हैं, अगर कोई गलती ना हो तो भगवान करे। कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा। जब इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया, ऐड करने पे 3.5 और 2 की वैल्यू कितनी होती है? 5.5। बिल्कुल एडिशन काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला पार्ट रियल है, दूसरा पार्ट आपके पास में इमेजनरी है। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चों आपके पास में ये होता है कि जी जो आयोटा है ना, आयोटा, जरा उसे भी तो डिफाइन कर दो, आयोटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? तो जवाब है आयोटा को डिफाइन करना बड़ा आसान सा है। यहाँ पे सिर्फ आयोटा लिखिए आपके पास में, और आयोटा को डिफाइन कीजिए। सी की जो कैपिटल सी है बेटा, पहला रियल पार्ट 0, दूसरा आपके पास है 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, बस सी टाइप पे लिख दो तो क्या ये डिफाइंड होगा? एक बार चेक कर लेते हैं बेटा।
अगर डिफाइन होगा तो हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। वैसे तो एरर नहीं दिखा रहा है, तो दैट मीन्स ये होना तो चाहिए। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ आयोटा लिखना चाहिए मुझे, आयोटा। और यहाँ पे भी आयोटा, आयोटा का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे सिर्फ आई लिखने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ पे आई लिखने की जरूरत है। ये आई वही है जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, चेक करता हूँ बेटा क्या कुछ आ रहा है। एरर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है। रियल पार्ट ऑफ आयोटा आपके पास में 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है, और जो ये आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी कुछ की थी आयोटा के साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जरा चेक कर लो। बस जेड टू के प्लेस पे बच्चों बच्चों मुझे आई लिखना है। पूरा काम वही है। जेड टू के प्लेस पे आई लिखना है। आई को मैंने आपको बताया है कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सिर्फ कैलकुलेशन में डाल के चेक कर लेंगे, कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, सब कुछ करके देख लो जी। क्या आंसर आ गया आपके पास में? ये आपके पास में आंसर आ रहे हैं। जेड प्लस आयोटा कितना है, जेड माइनस आयोटा कितना है। सो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला भी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से काम करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया बेटा। क्लियर? हम लोगों ने यहाँ पे ये काम सीख लिया है बेटा। अब क्वेश्चन वाली बात ये है कि जो हमने यहाँ पर लगाया था, ये जो टाइप डेफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी था, ये बड़ा कंफर्टेबल हो गया था ना हमारे लिए। सर वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है वहां पे स्टार होगा ना, जेड स्टार आई। हाँ, यहाँ पे जेड स्टार होगा। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा। दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। धन्यवाद आपका। अब क्वेश्चन वाली बात है बेटा, यहाँ पे मैं बार बार सिर्फ सी लिख रहा हूँ। पहले क्या लिख रहा था? पहले तो मैं बहुत बड़ा लिख रहा था। क्या लिख रहा था? कॉम्प्लेक्स, डबल, ये सब लिख रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ सी लिखा इनकी जगह पे। तो ये या तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या और भी कोई तरीका है ऐसा कुछ करने का? जवाब है एक तरीका और है। क्या तरीका है? हम लोग इसकी हेडर फाइल डिफाइन कर सकते हैं, और हेडर फाइल को डिफाइन करके हम लोग वहां पे बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स डबल है ना, उसे आप लोग सी ही मान के चले बाय डिफॉल्ट। हम लोग ये जो काम है ये हेडर फाइल की तरह से भी कर सकते हैं। तो हेडर फाइल बना के दिखाओ। तो बनाने के लिए बेटा यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल को COMPLEX एक्स डॉट एच, हेडर फाइल में डॉट एच यूज करेंगे। और ये लीजिए बेटा, मैंने इसे सेव कर दिया। चेक करो, कॉम्प्लेक्स एक्स डॉट एच है। कॉम्प्लेक्स से क्यों नहीं किया? कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी एक फाइल है। ऑलरेडी एक फाइल है ना, हेडर फाइल इंक्लूड की थी, तो दोबारा कैसे कर सकते हैं उसे? तरीका देखो बच्चों, हेडर फाइल को डिफाइन करने का बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स ऐसे ही होना चाहिए। इफ नॉट डिफाइंड, अगर डिफाइंड नहीं किया है, क्या नहीं डिफाइन किया? कैपिटल लेटर्स में COMPLEXX अंडरस्कोर एच। अगर कॉम्प्लेक्स डॉट एच वाले को लिखने का तरीका ये होता है, अगर डिफाइन नहीं की है उस केस में आप डिफाइन कर लो। क्योंकि हो सकता है कि आपसे पहले किसी ने ये नाम लिया हो, तो वहां पर फिर इशू नहीं आएगा। COMPLEXX अंडरस्कोर एच, तो डॉट एच की जगह अंडरस्कोर एच लिखेंगे बच्चों। और फिर हम लोग इसे बंद करेंगे, एंड करेंगे एंड इफ के साथ में। किसी भी हेडर फाइल को डिफाइन करने का ये आपके पास में बेसिक सिंटेक्स होगा। ठीक है बेटा, किसी भी हेडर फाइल को डिफाइन करने का क्या होगा, ये दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक सिंटेक्स। तो डिफाइन करो बेटा। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ कि जो मैंने टाइप डेफ किया था, किसे किया था बेटा? सो कॉम्प्लेक्स, COMPLEX डबल लिखा था मैंने, अब DOUBL। कॉम्प्लेक्स डबल को मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सी लिख दें, बस उससे उसकी जगह सी लिख दें। COMPLEX होना था, यहाँ पे एरर थी। अब क्वेश्चन वाली बात है, COMPLEX स्पेलिंग तो ठीक लिखी है, लेकिन ऊपर क्या लिखा? नो टेम्पलेट नेम्ड कॉम्प्लेक्स। अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर C++ का ओरिजिनल का पार्ट है ही नहीं। ये तो किसी ने और कहीं पे हेडर फाइल में डिफाइन किया है, तो वो हेडर फाइल लेकर आओ ना, वरना तो ये सीखेगा नहीं, ये काम नहीं चलेगा। कहाँ लिखाया था बच्चों? वो आपने देखा था, वो आपके पास में कॉम्प्लेक्स वाली जो फाइल थी ना, कॉम्प्लेक्स में डिफाइन था। अब जैसे आपने ये किया कॉम्प्लेक्स वाला, और यहाँ पे चेक कीजिए, कॉम्प्लेक्स कर दिया ना हम लोगों ने। तो अब तो इसकी हेडर फाइल, हाँ अब देखो एरर चली गई ना, इट वाज टेकिंग टाइम, तो एरर चली गई। तो बच्चों वैसे तो हमारे पास में मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जब भी हम लोग काम करेंगे तो मुझे वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस एक हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करूंगा। ये दूसरा तरीका है। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, जब भी आप ऐसी हेडर फाइल बनाएं तो उसमें हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, बच्चों ये वाला, और यूजिंग नेम स्पेस STD।
इन दो को भी डाल दें। मुझे पता है इनकी दो की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग आगे जाके बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सी हेडर फाइल्स बनाएंगे, तो वहाँ पे कभी आपको सी आउट लिखना पड़ेगा, कभी आपको सी इन लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ भी लिखना पड़ सकता है आपके पास में, या एंड लाइन कुछ भी लिखना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपके पास में वहाँ पे सेव होंगी, बार बार आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा सही है कि नहीं है। और हेडर फाइल को जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे बेटा, तो कंपाइल सक्सेसफुली आ गया, इसका मतलब हमारे पास में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप डेफ कर दिया। उसके अलावा हम लोग बताना चाहते हैं कि जो एक कांस्टेंट और डिफाइन कर दो, सी आई वाला। ठीक है, यहाँ चेक करो, आई इज ए कांस्टेंट, किस टाइप का कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। कहाँ से कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया, ये सी अभी तो डिफाइन किया है, तो किसी का आगे सी लिख दिया, इट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप। क्या होगा बेटा, इसके वैल्यू लिख दिया सी, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1.0 है। क्योंकि डबल टाइप का ले रहे हैं तो बेटा यहाँ पर डॉट लगा दो, डॉट का चाहो तो जीरो लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉट काफ़ी है वैसे, डॉट का मतलब आपके पास जीरो हो गया। तो बच्चों इस हेडर फाइल में मैंने दो काम किए हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स, डबल की जगह सिर्फ मैं कैपिटल सी यूज़ करूंगा, और आयोटा यहाँ पे डिफाइंड है, अब मैं इसे बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, इससे पहले वाली फाइल में जाइए, इससे पहले वाली फाइल में जाइए। अगर इस चीज़ को बच्चों मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि ये तो सी डिफाइन ही नहीं है। तो हमने सी डिफाइन करने के लिए क्या किया था, हम लोगों ने इंक्लूड किया था बेटा, क्या इंक्लूड किया था आपके पास में, हेडर फाइल बनाई है ना अभी, COMPLEX कॉम्प्लेक्स डॉट एच के नाम से हेडर फाइल बनाई है। जो हेडर फाइल आपने बनाई है उसे आप लोग डबल कोटेशन में ही इंक्लूड करेंगे, ये याद रखना। ये हेडर फाइल हमने वी क्रिएटेड दिस हेडर फाइल, हमने इस हेडर फाइल को बनाया बेटा, तो हम लोग इस तरह से इसे इंक्लूड करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जरा देख लेते हैं एरर आ रही क्या। अभी भी बेटा 6 एरर से, तो क्यों क्यों एरर से, देखो चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। LN10 पे आपके पास में GCC है, आपके पास में कैपिटल सी अननोन है। वहां पे मैंने कौन सा सी लिया था बेटा, ये स्मॉल था कैपिटल था, लिया तो कैपिटल था आपके पास में। सभी को तो सही जा रहा है, कहाँ गलती है, COMPLEX डबल टाइप का है। ओके, COMPL, ओ हेडर फाइल में XX था बच्चों, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तभी तो गलती हुई है। अब देखो बिल्कुल सेम प्रोग्राम रन हुआ। मेरी गलती कहाँ पे हो गई थी कि यहाँ पे XX आना था आपका। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में चैप्टर नंबर 2 का बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे एक हेडर फाइल बना के दिखाई है। आई होप यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में आपके पास में 2.8 में, जैसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, कभी मैं जेड दे रहा हूँ यहाँ पे, कभी W दिया है वेरिएबल का नाम, या आयोटा दिया है, तो यहाँ पे क्या कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं क्या। तो उसके लिए बेटा आपके पास में लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज नेमिंग वेरिएबल। और ये बेटा नेमिंग वेरिएबल आपके पास में यहाँ पर आ रहा है, नेमिंग वेरिएबल। इसमें आपके पास में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि हम लोग नाम क्या यूज कर सकते हैं। भाई किसी का भी नाम देना हो तो क्या करेंगे, नाम इज एन आइडेंटिफायर। मैं आपको जानता हूँ क्या है, तो रोल नंबर बताएंगे, अपना नाम बताओगे। सो नेम इज ऑलवेज एन आइडेंटिफायर। सो C++ अलाउस यू टू नेम योर वेरिएबल मोर और लेस वट एवर यू लाइक, जैसा आप चाहते हो वैसे कर दीजिए। बट बट द नेम शुड बिगिन विद वन ऑफ द 26 लेटर। अपर केस हो लोअर केस हो मतलब नहीं, लेकिन इससे बिगिन करना चाहिए। And after that it may contain letters, digits and underscore, ये सब बाद में आएंगे। लेकिन जैसे सपोज आपको लिखना है बच्चों अंडरस्क्रू राज, जैसे सपोज ये लिखना है बेटा, लेकिन ये आपके पास में नाम एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि अंडरस्क्रू पहले आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास में नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपके पास में पहले वाला है। दूसरा ये है बेटा कि जो नाम होना चाहिए आपके पास में वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी रीड करे और उससे पता कर ले। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेकेंड पैरा में जरा चेक कीजिए हम, इन्होंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं, सेंटर एक्स, सेंटर वाई एंड रेडियस। साफ साफ मैं बता सकता हूँ इसे देखते ही कि ये किसी सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्किल में सेंटर में 2D में एक्स होता है, वाई होता है और आपका रेडियस होता है बेटा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे जो नेमिंग होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए बेटा आपके पास में। ठीक है, आपके पास में ये मीनिंगफुल होना चाहिए कि कोई भी पढ़े तो आप लोग उसे यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है,
उसके अलावा इन्होंने कुछ और सैंपल्स आप लोगों को दिए हैं, तो इन्हें भी आप लोग नाम की तरह यूज कर सकते हैं। तो नाम ऐसा रखे वेरिएबल का जो कि मीनिंगफुल हो, जैसे कि लेफ्ट एंड पॉइंट, साफ साफ बता रहा क्या है, राइट एंड पॉइंट पहला स्मॉल है, बाकी हर एक लेटर आपका कैपिटल से स्टार्ट हो रहा। ज्योमेट्रिक मीन आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। तो साफ साफ पता चलता है इनका मीनिंग क्या है आपके पास में। तो बच्चों इसके बाद में हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 पॉइंट कौन सा है बेटा, चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। इसका कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, सो दैट कि यू फील कंफर्टेबल। जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब बताना है कि ये क्वेश्चन में क्या क्या प्रिंट होगा बेटा। चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या है आपके पास में। इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है बेटा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये भी क्लियर हुआ, यहाँ तक भी क्लियर है। इंट मेन से स्टार्ट हुआ, रिटर्न 0 हो गया, ठीक है ये भी हो गया। फ्लोट एक्स दिया, डेसिमल नंबर दिया, इंट वाई दिया है, डबल जेड दिया है। फ्लोट, इंट और डबल है। फ्लोट की वैल्यू 3.5 है मान लिया। वाई की वैल्यू कितनी बेटा, एक्स है। अब वाई की वैल्यू एक्स होगी, वाई क्या है, इंटीजर है। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, वाई की वैल्यू तो 3 हो जाएगी ना आपके पास में। और क्या होगा, क्योंकि वाई इज एन इंटीजर, और इंटीजर में आप एक्स से वैल्यू डाल रहे हैं, तो सिर्फ आपके पास में इंटीजर वैल्यू ही आएगी, कास्टिंग वाला यहाँ पे वर्किंग हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा बेटा बताओ। जेड की वैल्यू वाई है ना, और वो आपके पास में डबल है, तो वाई की वैल्यू तो 3 है ना, तो आंसर आपके पास में 3 होगा, और 3.0 लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आउटकम क्या आना चाहिए, आउटकम आपके पास में 3 आना चाहिए। आप लोग इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं क्या आपके पास में आंसर आएगा। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक का, आई होप नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गया बेटा, ये आपके पास पहला स्टेटमेंट, यूजिंग नेम इज पर एसटीडी, याद रखिएगा स्पेलिंग सही होनी चाहिए, पता लगा हम लोग गलती कर दें। आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इंट मीन्स है, रिटर्न 0 हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक कुछ खास नहीं है हमारे पास में। अब बताओ कहानी क्या यहाँ पे है। यहाँ पे पहला है 4/3 स्टार 10, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। पहले तो ये देखिएगा आपके पास है ना, एक होता है पेमडास होता है, PAMDAS, अगर मैंने सही से स्पेलिंग को याद किया है तो, जैसे आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, वो वही है बेटा, पेमडास ही है आपके पास में। इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। फिर ये होता है एक्सपोनेंशियल, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है डिवीजन, ये होता है आपके पास में एडिशन, ये होता है सब्ट्रैक्शन। ये आपका ऑर्डरिंग होता है, किस ऑर्डर में आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना होगा। तो पैरेंथेसिस मतलब सबसे पहले पैरेंथेसिस ओपन होंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में अगर देखेंगे 4/3 लिखा है, ये पैरेंथेसिस में है, सबसे पहले इसे आप इवेलुएट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 1, 1 क्यों आएगी, दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है ना, डेसिमल कहीं पे है ही नहीं। तो 1 की मल्टीप्लाई आप कीजिए बेटा 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करनी है ना आपको, ये दूसरी टर्म में कितना आएगा 10। तो पहले का आंसर बेटा मुझे लगता है कि 10 आना चाहिए। इसी तरीके से 10/3 कितना हो जाएगा बेटा, 10/3 की वैल्यू 3 हो जाएगी आपके पास में, कि दोनों इंटीजर्स हैं, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये आपके पास में बच्चों 12 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 40/3, 40/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आपके पास में 40/3 कीजिए, ये आ जाएगा 13। पहले 40 करेगा यहाँ पे, बाई 3 करेंगे तो इंटीजर बाई इंटीजर है, तो 13 ही आना चाहिए। अगले में आपके पास में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10 पॉइंट कर दिया, अब ये डेसिमल आ गया बेटा, ये तो डेसिमल आ गया, लेकिन जो इससे पहले वाला उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। भाई इसमें क्या फर्क पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 3 है। तो इसका मतलब ये डेसिमल में ये फ्लोटिंग टाइप का नंबर तो हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा आपके पास में 1 × 10.0, दैट इज 10 ही रहेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इस बात पे। लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा, 4.3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1.3333 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, इस टाइप से आएगा। तो इसका 13.33 टाइप का कुछ नंबर आपके पास से पॉसिबली आ सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने जो किया है बेटा, मैं इसके लिए आपको VS कोड में लेके जाऊंगा। यहाँ पे मेरी गलती हुई थी क्या कुछ, मैं इसे हटा देना चाहूँगा यहाँ पे, और न्यू फाइल बनाता हूँ बेटा। यहाँ कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ गलती नहीं की है तो सेव करूँ ऐसे। इसका जो नंबर है, प्रॉब्लम नंबर 2.2 है बेटा, प्रॉब्लम नंबर आपके पास में 2.2 है, लीजिए। और
चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो कोई एरर है नहीं, पहले 10 है बेटा, बिल्कुल सही आपके पास जो मैंने डिस्कशन किया है, ऑलमोस्ट वही एग्जैक्टली सेम आपके पास आंसर आएगा। तो बेटा इन टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। ऐसे ही बेटा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट करता हूँ आपके पास में। आपके पास बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.3 हो गया बेटा, मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा। मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है आपके पास में। तो यहाँ पर -5/3 करोगे तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर क्या आएगा बेटा आपके पास में, यहाँ पे गलती है, हाँ ठीक है, यहाँ पे गलती तो नहीं है, गलती नहीं दिखा रहा आपके पास में। तो आपको ये देखना है कब रिमाइंडर आपके पास में पॉजिटिव आएगा, कब रिमाइंडर आपका नेगेटिव आएगा, ये आपको गैस करना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास में ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, उस केस में आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। एक बार जरा चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा बेटा क्या आंसर आया आपके पास में। तो यहाँ पे एंड लाइन हो गई थी, हाँ पहला रिमाइंडर -2 है। नेगेटिव क्यों आया मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेगेटिव क्यों आया ये मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास में ए नेगेटिव होगा नेगेटिव रिमाइंडर आपके पास में आएगा। सेकंड का रिमाइंडर पॉजिटिव है, थर्ड का रिमाइंडर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेगेटिव है, फोर्थ का रिमाइंडर आपके पास में पॉजिटिव है। तो इस टाइप के बेटा कुछ क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करें, और उसके बाद में ये चेक करें क्या क्या सिचुएशन आपके पास में हो सकती है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कशन कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ इश्यूज ना रहे फिर आपके। और मैं यहाँ पे ये देखिए, ये लीजिए सी आउट सी आउट सी आउट, हाँ यहाँ पे बस ये इक्वलिटी चेक करके बताएगा इक्वल है कि नहीं है बेटा। ये असाइनमेंट है, ये देखना, ये असाइनमेंट है, ये आपको यहाँ पे असाइन कर रहा है वैल्यू को, ए इक्वल टू बी असाइन कर रहा है बेटा। ठीक है, असाइनमेंट के बाद में आपके पास में क्या कर रहा है वो सिचुएशन है, जरा चेक कीजिएगा बेटा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन 2.4 में ए की वैल्यू बी के इक्वल है, जवाब है नहीं है, तो नहीं में आपने 0 कर दिया। अब आपने ए में बी असाइन कर रहे हैं, तो अब कितना हुआ, 10 को ए में असाइन कर दो, तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 10 हो गया आपके पास में। दोबारा चेक किया ए की वैल्यू बी के इक्वल है, जवाब है हाँ जी ए की वैल्यू बी के इक्वल है। तो इस तरह से बेटा इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा करेंगे आप पूरा। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाला जो चैप्टर नंबर 3 है उससे हम लोग लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं इन फाइल्स को आप लोगों को सेंड कर दूंगा।